हाय गाइस, दिस इज सुरेंद्र मित्तल फ्रॉम एस्क्वायर कॉमर्स सॉल्यूशंस। आज हम करने वाले हैं कंपटीशन एक्ट। तो ये जो वीडियो है दैट इज रिलेवेंट फॉर इकोनॉमिक लॉज चैप्टर कंपटीशन एक्ट, एंड इट विल बी रिलेवेंट फॉर द नवंबर 21 एंड ऑनवर्ड्स। ओके, तो हम कंपटीशन एक्ट में पूरा कंपटीशन एक्ट करेंगे, हम कुछ भी अनटच नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि देखो क्या है, आज इकोनॉमिक लॉ इज open book examination and they can ask you everything, anything. Okay, so we have to be prepared for everything. Okay, तो हम एक एक चीज को पढ़ेंगे एंड उसको एनालाइज करेंगे, इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो आप मेरे साथ हितम बना के रखिएगा। आई एश्योर यू कि हम इस ऐसा कर लेंगे कंपटीशन कि हमारे फिंगर टिप्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। देखो, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि इसका बैकग्राउंड क्या था कंपटीशन एक्ट का। देखो, सबसे पहले क्या होता था, मोनोपोली रेस्ट्रिक्शन एक एक्ट होता था। ठीक है, तो जिसके बाद मोनोपोली रेस्ट्रिक्शन वाला जो एक्ट था उसको इन्होंने रिपील करके कंपटीशन एक्ट लेके आए। क्यों लेके आए? क्योंकि देखो, मोनोपोली रेस्ट्रिक्शन एक्ट था ना, उसमें सिर्फ मोनोपोली को रेस्ट्रिक्ट करने का पर्पस था। बट कंपटीशन एक्ट का एक पर्पस है कि हम कंपटीशन को बढ़ावा देना चाहते हैं। कंपटीशन को बढ़ावा देने का पर्पस क्या है? क्यों बढ़ावा देना चाहते हैं हम कंपटीशन को? देखो क्या होता है, अगर आज एक कस्टमर है, कस्टमर के सामने दो सेलर्स खड़े हैं, ठीक है, और एक कस्टमर खड़ा है, तो उस कस्टमर से बिजनेस करने के लिए वो दोनों सेलर अगर compete करेंगे ना, तो बेनिफिट किसको होगा? अल्टीमेटली बायर को। तो ये हम चाहते हैं कि भाई, अगर वहां पे एक ही सेलर होता और एक ही बायर होता, तो बायर को पता है मुझे इस सेलर से ही खरीदना पड़ेगा, तो सेलर उससे बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज करता या अनफेवरेबल टर्म्स बताता, तो वो गलत है बाजार में। तो अभी इसलिए हमने कंपटीशन एक्ट लाने का पर्पस क्या था कि हम कंपटीशन को प्रमोट करें और ऐसी चीजों को उखाड़ फेंके, है ना, जो जो कि इसमें कंपटीशन में बाइंड कर रही हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड बेनिफिट हम कंपटीशन को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, सॉरी, कंपटीशन को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। तो यही पर्पस था कंपटीशन एक्ट का। ठीक है, अभी कंपटीशन एक्ट आने के पीछे क्या क्या थे? देखो, कमेटियां बनी, ठीक है, एन नंबर्स ऑफ कमेटीज बनी, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस रखी कि भाई कंपटीशन एक्ट क्यों लाना चाहिए हमें, है ना। कुछ हमारा ग्लोबल प्रेशर भी था, क्योंकि देखो ग्लोबली हमें फाइट करना है, ग्लोबली compete करना है, ठीक है, तो वो भी एक फैक्टर था। तो बहुत सारे रीजन थे। अभी एक राघवन कमेटी बनी थी जिसने ये बताया था कि भाई हमें कंपटीशन को बढ़ावा देना पड़ेगा कंट्री में, तो उसके लिए हम कंपटीशन लॉ लेके आएंगे। ठीक है, ये था, ये इसका बैकग्राउंड था। अब और कंपटीशन लॉ कैसे इवोल्यूट हुआ, ठीक है, तो वो सब क्या था, वो सब अ, अपने फॉरेन प्रेशर भी था कुछ, क्योंकि हमें फॉरेन मार्केट में compete करना है, तो हमने कंपटीशन एक्ट लेके आए। ठीक है, तो उसके बाद देखो, एक्ट है क्या, एक्ट के बिहाइंड ऑब्जेक्टिव हमारा। सो गाइस, ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा कंपटीशन एक्ट को लाने के पीछे? देखो, एक तो हमें प्रिवेंट करनी थी प्रैक्टिसेस जो कि एडवर्स इफेक्ट कर रही हैं जो कि कंपटीशन को। ठीक है, दूसरा, प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड मैटर कनेक्टेड देयरविद। अब देखो क्या क्या था ऑब्जेक्टिव, एक तो हमें कस्टमर को सपोर्ट करना था, तो कस्टमर के इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, दूसरा, हमें कंपटीशन को प्रमोट करना था, एक ये चीज थी। तीसरा, ऐसी चीजों को रोकना जो कि हमारे कंपटीशन को इम्पैक्ट कर रही हैं। ठीक है, ये सब चीजें हो गई। ठीक है, और ऐसा कोई भी मैटर जो कि कंपटीशन के रिलेटेड है, ठीक है, जो हमें कंपटीशन को सस्टेन करने के लिए चाहिए। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे एक्ट के। तो हम डेफिनेशंस पे आ जाते हैं। देखो, डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे ना, तो डेफिनेशंस को इंटरप्रेट करते जाएंगे, क्योंकि ये डेफिनेशंस आगे जाके हमारे रिस्पेक्टिव सेक्शंस में काम आने वाली है। तो हम उन सेक्शंस को कैसे अप्लाई करते हैं वो हम डेफिनेशन से भी सीखेंगे, क्योंकि डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द इंटरप्रिटेटिंग द होल एक्ट। ओके, द एक्विजिशन, सबसे पहले एक्विजिशन की डेफिनेशन। देखो, एक्विजिशन मीन क्या होता है, उसका मीन्स क्या होता है एक्विजिशन का? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्वायरिंग और अग्रिंग टू एक्वायर। ठीक है, आप एक्वायर कर रहे हो, भले अग्री कर रहे हो। ठीक है, आप कुछ भी क्या एक्वायर कर रहे हो, या तो शेयर्स खरीद रहे हो कंपनी के, या आप उसके वोटिंग राइट्स खरीद रहे हो, या फिर आप एसेट्स खरीद रहे हो। ठीक है, या फिर आप उसके मैनेजमेंट का कंट्रोल ले रहे हो किसी भी वे आउट से। देखो क्या होता है कि अगर आपने उस कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो भी आपका अल्टीमेट उस कंपनी पे राइट आ गया। आपने उस कंपनी को एक्वायर कर लिया, उसके वोटिंग राइट्स खरीद लिए, उसके एसेट्स ही खरीद ली,
उसके ऊपर कंट्रोल ले लिया मैनेजमेंट के ऊपर, तो आप उसको अल्टीमेटली मैनेज कर रहे हो उस कंपनी को, दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन। ठीक है, अब ये कहाँ काम आने वाला है, दैट इज रिलेवेंट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर कॉम्बिनेशन इज नॉट अंडर। तो जब हम अंडर सेक्शन 5 पढ़ेंगे कि भाई कॉम्बिनेशन कैसा, कॉम्बिनेशन मतलब दो, जब दो कंपनीज मर्ज होती हैं या कंबाइन होती हैं, तो कंपटीशन एक्ट कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। तो उस टाइम हम पढ़ेंगे कि कैसे हम एक्विजिशन डेफिनेशंस को यूज करने वाले हैं सेक्शन 5 में। वो हम आगे जाके जब सेक्शन 5 करेंगे ना, तब आपको बताऊंगा कि इस डेफिनेशन का हम कहाँ यूज करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट डेफिनेशन इज अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्या होता है, अग्रीमेंट इज एन अरेंजमेंट और अंडरस्टैंडिंग। अब वो चाहे रिटर्न हो चाहे ओरल हो, मैटर नहीं करता, चाहे वो लीगली एनफोर्सेबल हो चाहे वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं हो। ठीक है, हम उसे अग्रीमेंट ही मानेंगे। ठीक है, अब ये कहाँ काम आएगा, ये हमारा सेक्शन 3 में काम आएगा, जब हम एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट को डिस्कस करेंगे और इंटरप्रिटेट करेंगे। ठीक है, तो अग्रीमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट एंड वर्टिकल अग्रीमेंट। हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट आर अग्रीमेंट्स बिटवीन द टू एंटरप्राइजेस वर्किंग ऑन द सेम लेवल ऑफ बिजनेस। ओके, अगर मान लो ये कपड़े का काम कर रहा है, ये भी कपड़े का काम कर रहा है, तो दोनों कंपनी मिक्स हो गई। ठीक है, दैट इज एट द सेम लेवल ऑफ बिजनेस। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मैं कपड़े का काम कर रहा हूं और वो ऊपर मेरे को धागे की कंपनी है, उससे मैं मर्ज हो रहा हूं, दैट इज वर्टिकल इंटीग्रेशन, क्योंकि वो डिफरेंट लेवल ऑफ बिजनेस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज वर्टिकल एग्रीमेंट। दीज आर टू टाइप ऑफ एग्रीमेंट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एग्रीमेंट। ओके, सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट ट्रिब्यूनल कौन सा है, एनसीएलटी को अपीलेट ट्रिब्यूनल इन्होंने नोटिफाई किया हुआ है। कार्टल, तो कार्टल डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, कार्टल में क्या बोलता है कि कार्टल, कार्टल कब होता है, जब कोई दो या दो से ज्यादा एंटिटीज मिल जाती हैं। ठीक है, मिलके क्या होता है, वो दोनों सब इकट्ठे होके ऐसे बिहेव करते हैं कि जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट में नहीं होता। जैसे अभी मान लो अगर आइडिया और वोडाफोन, एयरटेल और रिलायंस जियो सब मिलके, है ना, डिसाइड कर ले कि हम तो भाई 1 GB डेटा का 250 रुपए चार्ज करेंगे। ठीक है, तो वो एक कार्टल बनाना हो गया, तो सब लोग मिलके उस मार्केट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो कार्टल इज व्हाट, देखो इस कार्टल डेफिनेशन को इन्होंने इंक्लूसिव मीन दिया है, इंक्लूड्स एन एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, हु बाय एग्रीमेंट, ठीक है, अमंग देमसेल्फ, उनमें एक एग्रीमेंट कर लेते हैं टू लिमिट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, अटेम्प्ट टू कंट्रोल द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, प्राइस, ट्रेड इन गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस। ठीक है, तो सबने मिलकर डिसाइड कर लिया कि हम तो भाई इतना ही सप्लाई करेंगे, जब सप्लाई कम होगी तो अपने आप प्राइसेस बढ़ेंगे, तो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ये सब मिलकर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कार्टल। तो ये सब हम होने नहीं देंगे। तो सीसीआई ने इसमें केस लॉ भी था कि क्या हुआ कि जो सीमेंट कंपनीज थी ना, वो सब मिलके एक कार्टेल बनाया हुआ था उन्होंने। वो क्या कर रहे थे, वो कम से कम जो टोटल जितनी भी कंपनीज थी सीमेंट कंपनीज, उनमें से जो 11 कंपनीज थी वो मार्केट का 65% शेयर होल्ड करती थी। ठीक है, जब वो 65% शेयर होल्ड करती थी, तो उन्होंने उस मार्केट को एक्सप्लॉइट करना चालू कर दिया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्राइस बढ़ाने चालू कर दिए, सप्लाई कम कर दी सीमेंट की, है ना, तो ये सब किया। तो तब सीसीआई ने फाउंड आउट किया कि वो उन्होंने कार्टल बना रखा है 11 कंपनीज ने मिलके, और वो खुद मिलके ये डिसाइड कर रहे कि हम प्राइस बढ़ाएंगे और ये सब करेंगे, तो उन पे पेनल्टी इंपोज करी गई थी। ये एक केस लॉ था उसमें सीमेंट कंपनीज पे। ओके, देन हमने क्या बोला, वैसे हमने क्या बोला था, कार्टल की डेफिनेशन क्या थी, इंक्लूड्स, मतलब उसका इंक्लूसिव मीनिंग था। ठीक है, बट एक्चुअल में वो इंक्लूसिव मीनिंग नहीं आएगा। ठीक है, अभी देखो क्या होता है कि कुछ ऐसे भी एसोसिएशन बन सकते हैं जो कि उन एसोसिएशन के मेंबर्स के वेलफेयर के लिए हैं। जैसे मान लो कि फार्मर्स हैं, फार्मर्स मिलके एक एसोसिएशन बनाते हैं कि भाई हम जो प्रोडक्शन होगा ना, हम मार्केट तक लेके जाएंगे, उसको सेल करवाएंगे, है ना, ये सब हमारा पर्पज है कि हम उन मार्केट, जो छोटे छोटे फार्मर्स है ना, छोटे छोटे फार्मर के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम जाके मार्केट में बेच सकें, तो वो सब लोग ना मिलके उस वो लोगों ने सब मिलके अपने रिसोर्सेज को कलेक्ट कर लिया और एक एसोसिएशन फॉर्म आउट कर लिया, सो दैट उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो वो जो उसका पर्पस था ना, उसका पर्पस लिमिट कंट्रोल करना नहीं था सप्लाई को, या फिर प्राइसेस को बढ़ाना नहीं था। मतलब उसका जो पर्पस था ना, वो कहीं भी कंपटीशन को खराब करना नहीं था या फिर कंज्यूमर को खराब करना नहीं था, वो तो खुद के वेलफेयर के लिए थे। तो ये बोलता है, स्पेशली बोलता है कि कार्टल को भले इंक्लूसिव मीनिंग दिया है, बट ऐसा एसोसिएशन जो कि वेलफेयर ऑफ ट्रेड के लिए बना है और फॉर्म फॉर एनी अदर पर्पस नॉट मेंशन इन द अफोर्सेड डेफिनेशन, कौन सा पर्पस मेंशन द डेफिनेशन में, टू लिमिट और कंट्रोल द सप्लाई, ठीक है, आपका प्राइसेस इंक्रीज करना, ये सब को छोड़ के अगर कुछ पर्पस के लिए बना है ना, तो दैट इज नॉट अ कार्टल।
ठीक है। तो अपना इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, पर्पस इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो किस फॉर्म में बना, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, उसका पर्पस क्या था। अब देखो कार्टलाइजेशन होने से प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। देखो कार्टलाइजेशन होता है तो हायर प्राइस चार्ज करने लग जाते हैं वो सब मिलके, आपको क्वालिटी खराब देने लग जाते हैं, या फिर जब वो सब मिल जाते हैं तो आपके पास चॉइसेस कम बचती हैं। ठीक है, तो आप खरीदोगे किससे, उनसे ही खरीदोगे, वो चॉइस ही नहीं बचती, आपको खरीदना पड़ेगा। तो ये सब उसके लॉसेस होते हैं। ठीक है, अब जो कार्टल होते हैं ना, क्रॉस बॉर्डर कार्टल भी हो सकता है, जिसमें कि एक आध पार्टी आउटसाइड इंडिया की हो, एक आध पार्टी इंडिया की, दैट इज क्रॉस बॉर्डर कार्टल। तो हमें एक कार्टल से प्रॉब्लम नहीं है जो कि होली एक्सपोर्ट कार्टल है। ठीक, अभी क्या हुआ, दो चार कंपनीज मिलके, ठीक है, जो कि एक्सपोर्ट करती हैं, ठीक है, उन्होंने सब मिलके कार्टल बना के और ये सब प्राइस बढ़ा रहे हैं, बाहर जब बेच रहे हैं ना, मान लो यूएस में वो सप्लाई कर रहे हैं माल, ठीक है, तो वो यहाँ पे प्राइस बढ़ा रहे हैं, पुअर क्वालिटी बेच जो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से कहीं भी इंडिया में कुछ इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। जब वो एक्सक्लूसिवली एक्सपोर्ट कार्टल का मतलब क्या होता है, जो कार्टल बना के एक्सक्लूसिवली एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं, मतलब इंडिया में कुछ सेल नहीं कर रहे, तो उनके वो कार्टल बनाने से इंडिया में तो कुछ इम्पैक्ट नहीं आ रहा। तो ऐसे कार्टल से हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो हम बोलेंगे कि एक्सक्लूसिव जो जो एक्सक्लूसिवली एक्सपोर्ट के लिए कार्टल है ना, एक्सक्लूसिवली एक्सपोर्ट कार्टल डोंट हैव एन अप्रिशिएबल एस्पेक्ट ऑफ competition in India, hence not fall in the category of anti-competitive agreement which are prohibited। तो हम बोलेंगे कि ऐसा कार्टल आपको करना है करो, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये इंडिया में कहीं भी कुछ इम्पैक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो बाहर वाले लोगों को इम्पैक्ट करने वाला है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। अब देखो पता कैसे चलेगा कि वहां पे कार्टल है, तो कार्टल को पता लगाने की क्या क्या चीजें हैं। देखो क्या होगा, वहां पे थोड़े बहुत कंपटीटर्स आ जाएंगे, सेम प्रोडक्ट के लिए थोड़े बहुत कंपटीटर्स सब मिलके कार्टल बना रहे हैं, है ना, और वो प्रोडक्ट नेसेसरी है कंज्यूमर के लिए। अच्छा, अगर वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए नेसेसरी नहीं होता तो भले ही कार्टल बना लो, कंज्यूमर खरीदेगा ही नहीं, है ना। तो ये सब कार्टल के हाई एंट्री और एग्जिट बैरियर, किसी को उस इंडस्ट्री में आने नहीं दे रहे। अभी जैसे जियो है, एयरटेल है, ये सब मिल गए, ठीक है, अगर ये सब मिल जाएं तो कोई तीसरा किसकी हिम्मत आएगी कि वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंटर करके और मार्केट बनाया ना। तो ये सब जो चीजें हैं ये सब बताती हैं कि यहाँ पे कार्टल है या नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो ओनियन प्राइसेस एक बार इंक्रीज हुए तो तब सीसीआई ने प्रोब करी थी कि भाई क्या ओनियन इन प्राइसेस वो कार्टेलेशन की वजह से है, लोगों ने मिलकर कहीं उसकी सप्लाई तो नहीं रेस्ट्रिक्ट कर रखी, प्राइसेस ऐसे बढ़ा तो नहीं दिया फालतू में, तो वहां पे कुछ मिला नहीं था उनको। ठीक है, तो ये सब डिसीजन थे। अभी रिलायंस ने था, रिलायंस ने क्या हुआ था, जब रिलायंस जियो आया आया था तो इनको एयरटेल वोडाफोन और आइडिया वाले ना कुछ इनको अपना वेव्स यूज नहीं करने दे रहे थे, रेडियो वेव्स। तो इन्होंने मिलके इसने सीसीआई में एक एप्लीकेशन लगाई थी जियो ने कि भाई भारतीय एयरटेल वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर है ना, ये सब मिलके एक कार्टल बनाए हुए हैं और मेरे को परेशान कर रहे हैं। तो उस टाइम ये सीसीआई का प्रोब, सीसीआई ने उसमें प्रोब करी थी। ठीक है, अभी कार्टल, अब मैंने जो आपको बोला था कि भाई जिसका पर्पस अलग है, तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल देता है कि जैसे मेज ग्रोअर ऑफ पंजाब फॉर्म्स अ कोऑपरेटिव बॉडी टू हेल्प मेंबर फार्मर्स टू टेक देयर प्रोड्यूस टू मार्केट प्लेसेस। अब इसका पर्पस है ना जो, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रोड्यूस को मार्केट तक पहुंचाना है, कुछ भी प्रोडक्शन लिमिट नहीं करना या फिर प्राइसेस बढ़ाना, ऐसा कुछ भी पर्पस नहीं है, तो दैट इज नॉट अ कार्टल। ओके, अब यहाँ पे ए एग्जांपल क्या है, ओनर्स ऑफ ऑरेंज और कर्ड फ्रॉम नागपुर हैव फॉर्म्ड एन एसोसिएशन टू लिमिट द सप्लाई ऑफ ऑरेंज। अब यहाँ पे तो सप्लाई लिमिट कर रहे हैं, सप्लाई लिमिट करेंगे तो कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट आएगा इन इंडिया में, तो हम ऐसा कार्टल नहीं होने देंगे, तो दैट विल फॉल इन दी डेफिनेशन ऑफ कार्टल। तो ये एग्जांपल्स हो गए आपके, ठीक है। अभी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, कमीशन। कंपटीशन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया, कौन स्टैब्लिश कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको स्टैब्लिश करेगी। ठीक है, अब कंज्यूमर क्या है, देखो कंज्यूमर की डेफिनेशन बहुत ही अपन आराम से पढ़ेंगे, मस्त इसको एनालाइज करेंगे, समझ में आएगा। ठीक है, देखो कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन, कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स, ठीक है, या तो वो बाय कर रहा है फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड और प्रोमिस्ड, चाहे वो कंसिडरेशन पे कर दी हमने, चाहे हमने प्रोमिस करा कि हम आपको कल पे कर देंगे, मतलब उधारी, ठीक है, या फिर पार्टली पे कर दी और पार्टली उधारी कर दी, ठीक है, या फिर कोई और डेफर पेमेंट की, मैंने बोला कि भाई हाँ एक महीने में बाद पे कर दूंगा, है ना, ये सब हो गया, तो उधारी का सीन हो गया। तो अभी मैंने कोई गुड्स खरीदा, ठीक है, जो उधारी पे या फिर मैंने उसका पैसा पे कर दिया, एंड इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स अदर देन द पर्सन हु बाय सच गुड्स। तो ये बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि अगर ए पर्सन ने पैसा दिया, ठीक है, और उसने गुड्स खरीदा, तो मैं तो कंज्यूमर हुई हूं। अगर उस गुड्स को कोई बी पर्सन यूज कर रहा है, भले ही पैसा ए ने दिया, पर बी पर्सन अगर यूज कर रहा है ना ए की परमिशन से, तो बी भी क्या हो जाएगा, उसका कंज्यूमर हो जाएगा। ठीक है, तो कंज्यूमर की डेफिनेशन में कौन आता है, या तो जो बंदा इसको खरीद रहा है, गुड्स को खरीद रहा है, या फिर जो बंदा यूज कर रहा है। ठीक है, दोनों आते हैं। अब इसमें और क्या चीज है, वो बोलते हैं कि गुड्स का पर्पज है ना जो आपने परचेज करा है, वो चाहे रीसेल है, चाहे आपको कमर्शियल पर्पज के लिए यूज करना है, चाहे पर्सनल पर्पज के लिए यूज करना है, आप कंज्यूमर ही रहोगे। ठीक है, अभी
ऐसे ही सर्विस में भी आता है कि अगर कोई बंदा हायर या अवेल करता है, जो बंदा अवेल करता है सर्विस और उसका पैसा पे करता है या प्रोमिस करता है, डेफर्ड पेमेंट टर्म्स पे करता है, या फिर उस सर्विस का जो बेनिफिट जिसको मिल रहा है वो भी कंज्यूमर हो जाएगा, ठीक है, भले ही पैसा नहीं पे कर रहा हो, ठीक है। एंड भले ही वो जो सर्विस आप अवेल कर रहे हो वो कमर्शियल पर्पस के लिए है या फिर पर्सनल पर्पस के लिए है, ठीक है। तो ये सब चीजें आ गई। अब ये क्या बोलना चाहता है, अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या बोलता है, सेल ऑफ गुड्स से हम कंपेयर करेंगे इस डेफिनेशन को। सेल ऑफ गुड्स में क्या बोलता है, सेल ऑफ गुड्स और इसकी कंपटीशन एक्ट के कंज्यूमर की डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है। जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट बोलता है ना वो सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए बोलता है। सेल ऑफ गुड्स बोलता है कि दैट कंज्यूमर डज नॉट इंक्लूड, अगर वो परचेज कर रहा है कमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है, तो वो कंज्यूमर नहीं होता। बट जो ये एक्ट बोलता है, कंपटीशन एक्ट बोलता है, कंपटीशन एक्ट बोलता है कंज्यूमर भले ही पर्सनल पर्पस के लिए हो या कमर्शियल पर्पस के लिए खरीद रहा हो, वो कंज्यूमर ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस था सेल ऑफ गुड्स एक्ट में और कंपटीशन एक्ट में, ठीक है। एक ये था। अब जो हम बोलते हैं कि भाई बाइज और गुड्स और हायर्स और अवेयर सर्विस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको फिजिकली खरीदना पड़ेगा, आप चाहे फिजिकली खरीदो, ऑनलाइन खरीद रहे हो, अमेजोन से खरीद रहे हो, फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हो, ऑनलाइन टीचिंग सर्विसेज ले रहे हो, सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा ना सर्विसेज में, जब आप बाय और अवेल कर रहे हो। तो ये डेफिनेशन हो गई आपकी कंज्यूमर की। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं एंटरप्राइज की। अब एंटरप्राइज क्या होता है, एंटरप्राइज इंक्लूड्स, एंटरप्राइज मींस अ पर्सन और अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। अब क्या बोलते हैं, पर्सन तो हम डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, पर्सन अभी इसके जस्ट बाद में डेफिनेशन आने वाली है, तो पर्सन की डेफिनेशन तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या इंक्लूड करता है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, जो कि पर्सन की डेफिनेशन इंक्लूड नहीं था, तो इसने इंक्लूड कर लिया इसको, ठीक है। तो डिपार्टमेंट, बट इसमें कौन सा इंक्लूड नहीं होगा, डज नॉट इंक्लूड गवर्नमेंट रिलेटेबल टू सोवरेन फंक्शंस। सोवरेन फंक्शंस कौन सा होते हैं, सोवरेन फंक्शंस लाइक एटॉमिक एनर्जी, करेंसी, डिफेंस एंड स्पेस, ये सब लिखा हुआ है ना। ये आपका एक तो एटॉमिक एनर्जी हो गया, करेंसी हो गया, डिफेंस हो गया, स्पेस हो गया। ये सोवरेन फंक्शन उसको बोलते हैं जिसके लिए जो गवर्नमेंट होती है ना, कोर्ट ऑफ लॉ में आंसरेबल नहीं होती। लाइक अगर सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ना कि मेरे को डिफेंस का ये डिटेल्स दो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर सकती है, क्योंकि वो आंसरेबल नहीं है उन सोवरेन फंक्शंस के लिए, ये स्पेसिफिकली फॉर गवर्नमेंट ही होते हैं, है ना। तो इनको छोड़ के बाकी कोई भी अगर कोई फंक्शन कर रहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो वो भी एंटरप्राइज की डेफिनेशन में आ जाएगा, ठीक है। पर्सन तो आता ही है, पर्सन देख लेंगे हम क्या क्या होता है। अब पर्सन क्या होता है, पर्सन क्या होता है, पर्सन 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 की डेफिनेशन पढ़ेंगे। पर्सन में देखो इंडिविजुअल, फर्म, एओपी सब आता था ना, वो सब आएगा, पढ़ते हैं अपन, है ना। अभी फर्स्ट डेफिनेशन अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, गुड्स का। अब गुड्स क्या होता है, गुड्स क्या बोलता है, गुड्स मीन्स क्या होता है, गुड्स मीन्स गुड्स एज डिफाइंड इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एंड इंक्लूड्स। तो क्या बोलता है, जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बोल रखा है वो तो है ही है, और उसके साथ और इंक्लूड क्या होता है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर प्रोसेस डोमाइंड और डिबेंचर स्टॉक एंड शेयर सेटलमेंट। ये एक्ट बोलता है, स्पेसिफिकली बोलता है कि जो शेयर्स, डिबेंचर और स्टॉक्स वगैरह होंगे वो आफ्टर अलॉटमेंट गुड्स माने जाएंगे, ठीक है। बट बिफोर अलॉटमेंट आपने एप्लीकेशन मनी पे करा, बट अभी तक आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो दैट इज नॉट गुड्स, क्योंकि ये स्पेसिफिकली बोलता है कि आफ्टर अलॉटमेंट आपके गुड्स माने जाएंगे, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या डेफिनेशन दे रखी है। देखो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स की डेफिनेशन क्या दे रखी है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, every kind of movable property other than actionable claims, ठीक है, and money, and include stock and shares, growing crop, grasses, things attached, है ना। तो अभी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में तो क्या बोल दिया कि यार एक्शनेबल, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आएगी एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, मनी और एक्शनेबल क्लेम को छोड़ के सब आ जाएगा, और स्टॉक शेयर्स वगैरह भी इंक्लूड हो जाएंगे। बट अब किसी ने बोला कि यार अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से जाएं, तो गुड्स की डेफिनेशन में क्या आता है, सेल ऑफ गुड्स के एक्ट के हिसाब से जो डेफिनेशन है वो गुड्स आता है। अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट में तो शेयर्स भी आ रहे हैं, स्टॉक्स भी आ रहे हैं, वो स्पेसिफिकली बोल रहा है, तो हम क्यों नहीं उसको इंक्लूड कर रहे, है ना, बिफोर अलॉटमेंट भी। तो भाई उसके दो रीजंस हैं, है ना। उसके क्या दो रीजंस हैं, देखो एक तो पहली बात तो हमने क्या करा, स्पेसिफिक विल प्रिवेल ओवर जनरल। जनरली हम बोल रहे हैं कि सेल ऑफ गुड्स की डेफिनेशन आएगी, बट उसने जब कंपटीशन एक्ट में गुड्स की डेफिनेशन दी, तो उसने स्पेसिफिकली बोला कि भाई जो शेयर्स, डिबेंचर और स्टॉक्स है ना, वो सिर्फ आफ्टर अलॉटमेंट ही गुड्स कंसीडर करे जाएंगे, उससे पहले नहीं करे जाएंगे। तो ये बात उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दी, स्पेसिफिक विल प्रिवेल ओवर जनरल, इसलिए हम ये मान के चलेंगे कि सिर्फ हम आफ्टर वाला ही लेने वाले हैं, ठीक है। दूसरा, अब जो एप्लीकेशन मनी होती है ना, एप्लीकेशन मनी क्या है, एक तरह के एक्शनेबल क्लेम है, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि अब एप्लीकेशन मनी मैंने दे दिया इसका मतलब उसका राइट नहीं होगा, ये मैं मांग सकता हूँ, एक्शनेबल क्लेम है ना। तो उसको स्पेसिफिकली सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी तो अपने एक्सक्लूड करा है मनी और एक्शनेबल क्लेम को, तो हम इसमें कैसे इंक्लूड कर ले। तो ये भी एक रीजन है, बट अलॉटमेंट के बाद वो एक्शनेबल क्लेम नहीं बचता, इसके लिए हम उसको अलॉटमेंट के बाद गुड्स मानेंगे,
तो ऐसे हम एनालाइज करने वाले डेफिनेशंस को। आई होप आप अच्छे से, आपको मजा आ रहा होगा डेफिनेशंस को एनालाइज करने में, है ना। अच्छा, फिर मेंबर्स। मेंबर्स क्या होता है? मेंबर्स क्या होता है? जो मेंबर्स कमीशन में अपॉइंट होंगे। अब चेयरपर्सन है वो ऑलरेडी एक मेंबर होता है ना, चेयरपर्सन ऑलरेडी एक मेंबर होता है। पर्सन की डेफिनेशन बोल रहे थे, पर्सन डेफिनेशन पढ़ेंगे। पर्सन डेफिनेशन में क्या क्या है? देखो, इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गया, कंपनी हो गया, फर्म हो गया, एसोसिएशन पर्सन हो गया, ठीक है, कॉर्पोरेशन हो गया, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का और बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, कॉर्पोरेट सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सब आ गए, ठीक है, इसमें सब आ गए पर्सन की डेफिनेशन में। ठीक है, अब वो बोलता है कि जब आप ये देखोगे ना, अच्छा, तो उसके बाद हम प्राइस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। प्राइस क्या होता है भाई? प्राइस क्या होता है? हम कुछ भी पे कर रहे हैं या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं, बाद में पे कर रहे हैं, वो सब प्राइस ही है ना। अगर मान लो मैं कोई 100 रुपए का कोई सामान खरीदूं, उसके लिए मैं 10 रुपए आज दे दूं और 90 रुपए 3 महीने बाद देता हूँ, ठीक है, तो प्राइस तो पूरा 100 रुपए ही है ना, चाहे मैं कम मर्जी दे रहा हूँ। तो प्राइस की डेफिनेशन ये है, ठीक है। द टर्म प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ड एंटी कम्पिटिटिव एंड अब्यूज ऑफ डोमिनेंस। तो प्राइस क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? क्योंकि हम डिसाइड करेंगे प्राइस के बेसिस पे कि क्या भाई ये जो अग्रीमेंट किया है वो एंटी कम्पिटिटिव है या अब्यूज ऑफ डोमिनेंस कर रहा है ना। ये सब चीजें हम एनालाइज करने वाले हैं। तो अभी हम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट। अब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन क्या है? वो बोलता है कि ऐसे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि स्पेसिफाइड है कंपनीज एक्ट में। अब कंपनी एक्ट में स्पेसिफाइड है, और क्या इंक्लूड हो जाएगा? स्टेट फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल। बस देखो, ये सारी डेफिनेशन आपके रिलेवेंट नहीं है, बट फिर भी बोल देता हूँ कि देखो, कंपनीज एक्ट में पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मींस क्या होता है? एलआईसी, आईडीएफसी कंपनी, और जो स्पेसिफाइड कंपनी यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, है ना। ठीक है, ओके। उसके बाद हम क्या बोलते हैं? रेलिवेंट मार्केट। रेलिवेंट मार्केट की बात करते हैं। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये टर्म हमेशा काम आने वाली है आगे के जब हम सेक्शंस को एनालाइज करेंगे, राइट। तो देखो, रेलिवेंट मार्केट क्या होता है? रेलिवेंट मार्केट दो टाइप की होती है, रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट, रेलिवेंट जियोग्राफिकल मार्केट। जब हम किसी मार्केट को किसी प्रोडक्ट के नेचर के बेसिस पे डिवाइड करेंगे, है ना, कि जैसे मान लो मैंने बोलूं कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, इसकी एक अलग मार्केट है, ठीक है। अब टेलीकॉम है, उसकी अलग मार्केट है। जो अपने फर्नीचर है, उसकी अलग मार्केट है ना। दैट इज रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट। रेलिवेंट जियोग्राफिक मार्केट क्या होती है? जब मैं जियोग्राफी के बेसिस पे उस मार्केट को डिवाइड करता हूँ। जैसे मैं बोलूं कि भाई ये राजस्थान की मार्केट है, ये पंजाब की मार्केट है, ये पूरा इंडिया एज एन मार्केट है, तो ये क्या है? रेलिवेंट जियोग्राफिक मार्केट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन मार्केट्स को आगे जाके हम एक एक करके पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है। अब रेलिवेंट जियोग्राफिक मार्केट, रेलिवेंट जियोग्राफिक मार्केट मीन्स क्या है भाई? वो किस बेसिस पे होता है कि एरिया, एरिया के बेसिस पे होता है, इन विच जो कंडीशन है ना सेल की वो सेम है। अभी जब मैं बोलूं कि भाई राजस्थान में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड है ना वो एक्चुअल में सेम है, क्योंकि लोगों का बिहेवियर सेम है मार्केट में, राजस्थान में, ठीक है। अब पंजाब के जो बायर्स होंगे उनका बिहेवियर अलग होगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, तो रिलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट आ जाती है, ठीक है। तो क्या बोलता है? जहां पे डिमांड ऑफ गुड्स और सर्विस आर डिस्टिंक्टिवली होमोजेनियस एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द कंडीशन प्रिवेलिंग इन दी नेबरिंग एरियाज। लाइक मैं अगर मैं बोलूं कि भाई राजस्थान में जो पगड़ी की जो डिमांड है ना, पगड़ी जो सरदार बांधता है, ठीक है, तो अब उसकी डिमांड पंजाब की डिमांड से अलग रहेगी ना। पंजाब में तो उसकी बहुत ज्यादा डिमांड होगी, राजस्थान में उसकी इतनी डिमांड नहीं होगी, और पंजाब के लोग बहुत ही पर्टिकुलर होते हैं उनके रिलेटेड, है ना। तो ये एक मार्केट को डिवाइड करने का तरीका हो गया, ठीक है, जियोग्राफिक के बेसिस पे। अब रेलिवेंट जियोग्राफिक मार्केट क्या हो सकती है? एक मेट्रोपोलियन सिटी की तरह नैरो भी हो सकती है और ब्रॉड एज द नेशन ऑफ वाइज। अब मैं बोलूं कि भाई टेलीकॉम मार्केट है, अब उसको मैं डिवाइड नहीं कर सकता ना। अभी अगर भाई राजस्थान में बैठा हूँ तो भी मेरे को तो नेटवर्क चाहिए, और पंजाब में बैठा हूँ तो भी मेरे को तो नेटवर्क चाहिए, अच्छा नेटवर्क आना चाहिए, अच्छा इंटरनेट आना चाहिए। तो इसके लिए जो टेलीकॉम मार्केट है वो तो ऑल ओवर इंडिया देखूंगा ना, मानूंगा। तो ऐसा हो गया, तो वो मार्केट एज एन इंडिया भी हो सकती है, इतनी बड़ी मार्केट भी हो सकती है रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट। अब रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट। रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट जब हम किसी मार्केट को प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं आपको बोलूं कि अभी अगर मैं बोलूं कि अमूल दूध, सरस दूध, ये सब दूध की मार्केट हो गई, ठीक है। अब अगर इससे अलावा देखूं छाछ की मार्केट, छाछ की मार्केट तो दूध की मार्केट से अलग है ना। तो मैं प्रोडक्ट के बेसिस पे जब मार्केट को डिवाइड कर रहा हूँ ना, तो दैट इज रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट। देखो, कंप्राइजिंग ऑल दोज प्रोडक्ट, एक मार्केट जो कंप्राइज कर रही है ऐसे प्रोडक्ट्स को जो कि इंटरचेंजेबल है और सब्स्टिट्यूटेबल है, ठीक है। तो वो मार्केट जो होती है ना, दैट इज एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट होती है, ठीक है। अब ये क्यों जरूरी है? हम ये रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट, रेलिवेंट जियोग्राफिक मार्केट क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, ठीक है। अब मैं बोलूं कि यार, तो जब हम एनालाइज करने बैठेंगे ना,
कि भाई हम देखेंगे कि भाई कोई पर्टिकुलर कंपनी है, क्या वो अपना मतलब डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज कर रही है। हम क्या, ये देखो आगे जाके पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ रियल मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट कहाँ यूज होने वाला आगे जाके, ठीक है। तो बहुत अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं। ये डीएलएफ का एग्जांपल भी हम आगे जाके पढ़ेंगे वहीं पे, और डिटेल में एक बार अपन ये कंसेप्ट समझ लें, ठीक है। उसके बाद देखो डेफिनेशन, सर्विस की डेफिनेशन आ गई। देखो सर्विस की डेफिनेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि भाई सर्विस की डेफिनेशन जो नॉर्मली सर्विसेज क्या होती है, देखो सर्विस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन विच इज मेड अवेलेबल टू पोटेंशियल यूजर्स एंड इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ सर्विस इन कनेक्शन विद द बिजनेस कमर्शियल वगैरह, ये सब सब सर्विसेज आ गई, ठीक है। अब क्या है, सिर्फ हमें ये देखना है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो डेफिनेशन दी हुई है सर्विस की, उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एजुकेशन इज नॉट कंसिडर्ड एज सर्विस, ठीक है, बट यहाँ पे हमने एजुकेशन को भी सर्विस माना है, ठीक है। और इंडस्ट्रियल मैटर मतलब सर्विसेज इन रिलेशन टू इंडस्ट्रियल मैटर ऑल्सो इंक्लूडेड है, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे भी इंक्लूड करी है, वहां पे भी इंक्लूडेड है। बट एजुकेशन ऐसी सर्विस है जो कि वहां पे इंक्लूडेड नहीं है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, बट हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स क्या होते हैं? शेयर कैपिटल होती है, शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी जो होते हैं उसके शेयर्स होते हैं। जो सिक्योर एक शेयर्स क्या होते हैं? एक पीस ऑफ पेपर होता है जो कि एक होल्डर के पास होता है, ठीक है, जो कि बताता है कि राइट बताता है कि कंपनी में मेरा कितना है, दैट इज शेयर, ठीक है। उसमें कुछ इशू नहीं है, बट उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाए तो क्या है? शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी कैरिंग वोटिंग राइट्स। देखो वोटिंग राइट्स तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास भी होते हैं, हालांकि वो कुछ जनरली यूज नहीं होते हैं, बट वो कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में होते हैं, बट होते तो है ना। तो डेफिनेशन के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी क्या हो जाएंगे? हमारे शेयर्स हो जाएंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास जो शेयर है वो भी शेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो और ये शेयर्स कब होंगे? सिर्फ पोस्ट अलॉटमेंट स्टेज पे। प्री अलॉटमेंट स्टेज पे तो वो वैसे भी हम उनको गुड्स नहीं मानते, हमारे यहाँ पे कंप्लाई नहीं होता। और एम्बेडेड सिक्योरिटीज लाइक कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर है ना, ये सब भी हमारे शेयर्स हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद देखो टर्नओवर। टर्नओवर क्या है? देखो टर्नओवर इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस। ये कब काम आता है? ठीक है, ये सब काम आएगा जब हम लिमिट्स देखेंगे। हम बोलेंगे कि भाई इतना बड़ा कॉम्बिनेशन कर रहे हो, इतना बड़ा कॉम्बिनेशन, लाइक मैं बोलूं कि यार अमेजोन और फ्लिपकार्ट अगर मिल जाए, अमेजोन फ्लिपकार्ट और फ्यूचर मार्केट मिल जाए, है ना, ये सब मिल जाए, तो फिर तो पूरा रिटेल का मार्केट ही एक मोनोपोली बन गया। तो हम ये डिसाइड करने के लिए कि क्या वो इतना बड़ा कॉम्बिनेशन है जो कि कंपटीशन को एडवर्सली अफेक्ट करेगा, हमें कुछ उसके लिए लिमिट्स दी हुई हैं कि कितना टर्नओवर हो, कितना शेयर कैपिटल हो, है ना, ये सब चीजें पता लगे तो अपने को पता लग जाएगा कि इतना बड़ा कॉम्बिनेशन हो रहा है कि इससे कंपटीशन एडवर्सली इफेक्ट होगा। तो वहां पे हम जब लिमिट्स देखेंगे तो वहां पे टर्नओवर काम आएगा। तो वहां पे हम इस टर्नओवर को काम में लेने वाले हैं। दूसरा, हम पेनल्टीज के लिए हमें बोला हुआ है कि भाई 10% ऑफ पेनल्टी, 5% ऑफ टर्नओवर, ये पेनल्टी रहेगी, है ना। तो वहां पे टर्नओवर हमारे काम आने वाला है। अच्छा, तो अभी देखो, अभी हम मेजरली हमारे तीन इश्यूज आएंगे कंपटीशन एक्ट में। हम कंपटीशन एक्ट में तीन इश्यू से डील करने वाले हैं। पहला इशू क्या है? एंटी कंपिटिटिव एग्रीमेंट्स। दूसरा इशू क्या है? अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। तीसरा क्या है? कॉम्बिनेशन। देखो एंटी कंपिटिटिव एग्रीमेंट क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा एंटरप्राइजेस, ठीक है, मिलके कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स कर लेती हैं जिसका एडवर्स इफेक्ट होता है ऑन कंपटीशन इन इंडिया, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ कि अमेजोन है, अमेजोन और जियो का जो रिटेल सेक्टर था, दोनों मिल गए। दोनों मिलके एग्रीमेंट क्या कर लिया कि भाई हम ना कंज्यूमर को हर चीज 50% इंक्रीज करके लगाएंगे, और कोई सैलरी नहीं है मार्केट में। तो वो ऐसा एग्रीमेंट है जो कि कंपटीशन को एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है। अगर वही दोनों एंटरप्राइजेस compete कर रहे होते तो कंज्यूमर को बेनिफिट होता। तो ऐसे एग्रीमेंट्स को क्या बोलते हैं? एंटी कंपिटिटिव एग्रीमेंट्स, ठीक है। देन अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन क्या होता है? अभी जैसे मान लो अमेजोन है, अभी अमेजोन ने मान लो इंडिया का जो ऑनलाइन बिजनेस है ना, वो मेजरली अमेजोन के पास है, ठीक है। तो अभी अगर अमेजोन डोमिनेट करने लग जाए, जैसे मान लो जियो है, जियो ने आके टेलीकॉम सेक्टर में एक बहुत अच्छी पोजीशन ले ली है। बट अगर मान लो यहीं पे एयरटेल भी खत्म हो जाए और वोडाफोन भी खत्म हो जाए, तो फिर बचेगा कौन? जियो। अगर जियो उस पोजीशन का गलत यूज करता है, अब पता है कि सेलर तो सिर्फ जियो ही है, तो आके खरीदने तो मेरे से वाले हैं, तो अगर जियो वाला उसका प्राइस बढ़ाएगा या फिर ज्यादा चार्ज करेगा, फालतू में चार्ज करेगा ना, तो कुछ ऐसी कंडीशन लगाएगा कि जो कि दिखाता है कि वो डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज कर रहा है, ठीक है। तो वो उस हम चीज से डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इलीगल। तीसरा, कॉम्बिनेशन। अब क्या हुआ, मैं वो बोल रहा हूँ, बड़े बड़े जो फ्यूचर मार्केट हो गए, डी मार्ट वगैरह, ये सब अगर अगर कंबाइन हो जाए, कंबाइन होके, ठीक है, एक ही एंटिटी बन जाए, तो वो तो मोनोपोली हो गई ना।
तो ऐसे कॉम्बिनेशंस को हम रोकना चाहते हैं जो कि कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट करने वाले हैं, बराबर। तो ये तीन चीजों से हम डिस्कस कर, ये तीन चीजें हम डील करने वाले हैं पहला सेक्शन 3 में, सेक्शन 4, सेक्शन 5 हम ये सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं कंपटीशन एक्ट में। तो सबसे पहले सेक्शन 3 में आ जाते हैं, एंटिटी कंपिटिटिव एग्रीमेंट। मैं बुक से पढ़ा देता हूँ आपको। देखो ये क्या होता है, इट शैल बी अनलॉफुल, ठीक है, फॉर एन एंटरप्राइज और एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज और पर्सन to enter into any agreement in respect of production, supply, storage, distribution, acquisition, control of goods or provision of service which cause or likely to cause appreciable adverse effect on competition within India shall be void। वो बोलता है कि अगर ऐसा कोई भी अगर आप एग्रीमेंट एंटर करोगे जो कि appreciable adverse effect करता है ऑन कंपटीशन इन इंडिया, इंडिया में कंपटीशन पे गलत इंपैक्ट डाल रहा है, तो वो void है, आप वो एग्रीमेंट हम लीगल नहीं मानेंगे, ठीक है। अब एग्रीमेंट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट और वर्टिकल एग्रीमेंट। हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट कौन से होते हैं, जो सेम लेवल पे जो बिजनेस कर रही है ना एंटरप्राइजेस, उनके बीच में अगर कुछ एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, लाइक कोई भी कपड़े का बिजनेस कर रही है, मान लो रेमंड रेमंड और ये मान लो कि मान्यवर, ये दोनों सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो अगर ये दोनों एग्रीमेंट करते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट, ठीक है। बट अगर डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन और सप्लाई पे जो एंटरप्राइज काम कर रही है, उनमें अगर कुछ अग्रीमेंट होता है, दैट इज वर्टिकल अग्रीमेंट, ओके। सो ये दो टाइप के अग्रीमेंट होते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट में क्या क्या होता है, हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट कब मानेंगे कि भाई उसका एडवर्स इफेक्ट आ रहा है ऑन कंपटीशन, तो क्या या तो वो क्या कर रहा है, परचेज प्राइस और सेल प्राइस को इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है, लिमिट या कंट्रोल कर रहा है, प्रोडक्शन सप्लाई लिमिट कर रहा है, शेयर द मार्केट और सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी क्या हुआ, क्या क्या चीजें इसके, देखो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एग्जांपल देंगे तो उससे अच्छे से समझेगा। अभी जैसे जियो और एयरटेल, ठीक है, जियो और एयरटेल मिल गए, इन्होंने ये सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों ने अग्रीमेंट कर लिया, अग्रीमेंट करके अगर वो प्राइस को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट। लिमिट और कंट्रोल कर रहे हैं, अगर उन्होंने बोला कि हम भाई डेटा देंगे ही नहीं, डेटा हम इतना ही देंगे, हम बोलेंगे कि भाई हम तो दिन का 1 GB डेटा ही देंगे, उससे ज्यादा डेटा नहीं देंगे, आप खरीदना चाहोगे तो भी नहीं देंगे, तो लिमिट और कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन और सप्लाई मार्केट, ठीक है। शेयर दी मार्केट, अब बोला कि भाई जियो और एयरटेल ने डिवाइड कर लिया कि भाई मैं तो राजस्थान में जियो बेचेगा, पंजाब में एयरटेल बेचेगा, ऐसे एरियाज डिवाइड कर लिए, वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि देखो अगर ऐसे एरियाज डिवाइड कर लेंगे तो कंज्यूमर के लिए तो सिर्फ कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा ना, अगर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो वो कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा, कुछ भी कंडीशंस लगाएगा, तो ऐसी चीजें हम नहीं होने देंगे। तो ऐसे जो हॉरिजॉन्टल एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है, ऐसे एग्रीमेंट जो कि ये सब चीजें होते हैं, ठीक है। या फिर उससे क्या हो रहा है, बिड रिगिंग हो रही है, कोलिजिव बिडिंग हो रही है। अब देखो क्या होता है, एक कंपनी थी, उसको कोई माल खरीदना था, ठीक है, उसने क्या करा, एक बिड ऑर्गेनाइज किया। हाँ, उसका पर्पस क्या था बिड ऑर्गेनाइज करने का, कि ताकि जो सारे कंज्यूमर है ना, मतलब जो सप्लायर्स हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आप बिड लगाओ, आप में से जो सबसे बढ़िया लगेगा मेरे को, मैं उसको सेलेक्ट कर लूंगा, है ना। तो अभी अगर वो जो सारे सप्लायर्स थे, ठीक है, वो सारे मिल के जाए और मिल के और ऐसे बिडिंग करें कि सबका सेम ही है, तो कैसे होगा, तो वहां पे वो बिड रिगिंग होगी ना। बिड रिगिंग क्या होता है कि जो सप्लायर्स थे, जो बिड लगाने वाले थे, वो सब मिल गए, वो सब मिलके और ऐसा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, मिलके बिहेव कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड बिड रिगिंग। तो उसकी वजह से कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट आता है। तो ऐसे एग्रीमेंट भी क्या होते हैं, इलीगल होते हैं, वॉइड होते हैं, ठीक है। अब क्या बोलता है, बट वो बोलता है कि अगर कोई जॉइंट वेंचर है, वो एंटर होता है किसी एग्रीमेंट में फॉर इंक्रीजिंग दी एफिशिएंसी, ठीक है, उनका पर्पस ना तो प्रोडक्शन वगैरह को लिमिट करना है, ना ही प्राइस को बढ़ाना है, जो कि कंपटीशन खराब करते हो, उनका पर्पस सिर्फ एक ही है कि भाई हम एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जिसका अल्टीमेटली बेनिफिट कंज्यूमर को जाने वाला है, तो ऐसे एग्रीमेंट्स को हम एंटी कम्पिटिटिव नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो भाई अब क्या बोलता है कि कोई भी बंदा आके बोलेगा कि भाई दे आर एंटी कम्पिटिटिव, जब कोई एग्रीमेंट हुआ दो कंपनीज के बीच में, तो प्रूफ किसको करना है कि वो एंटी कम्पिटिटिव है या नहीं है, तो जो कंपनीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ है ना, उनके ऊपर ओनस होता है, तो ओनस लाइज विद द डिफेंडेंट टू प्रूव अदरवाइज, है ना। तो जो कंपनीज एग्रीमेंट कर रही है, उनके ऊपर ये ओनस आता है कि वो प्रूव करें कि भाई ये एंटी कम्पिटिटिव नहीं है, ठीक है। अब बिड रिगिंग क्या होता है, बिड रिगिंग मींस क्या होता है, एनी अग्रीमेंट between the enterprise or person engaged in the identical or similar production of trading of goods, provision service, which has the effect of eliminating or reducing competition for bids, मैनिपुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ बिडिंग। तो वो सब मिल गए तो मैनिपुलेट कर रहे हैं ना उस प्रोसेस को, बिडिंग की प्रोसेस को। बिडिंग की प्रोसेस का पर्पस तो यही था कि किसी को पता नहीं चले कि वो बंदा क्या बिड कर रहा है, पर वो अगर सब मिल जाएंगे तो सबको पता है कौन क्या बिड करने वाला है, तो सब मिलके बिडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें एक केस लो था, क्या हुआ था,
देखो अभी क्या हुआ था, जो ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। तो उसके लिए उसको एक तो चाहिए होता है एल्फोन एल्यूमिनियम फॉस्फेट टैबलेट्स, ठीक है। जो कि अब जब वो स्टोर करते हैं ना खाने के मटेरियल को, तो उसमें कुछ वो टेबलेट्स डालनी पड़ती है ताकि वो माल खराब नहीं हो, ठीक है। तो अभी उन्होंने इसके लिए एक टेंडर निकाला कि भाई आप बिड लगाओ। तो अब इसमें क्या हुआ, जितने भी टेंडर लगाने वाले लोग थे ना, ठीक है, टेंडर लगाने वाले थे, उन सब ने मिलके सेम प्राइस बताया। तो अभी उसमें पता लगा कि भाई सीसीआई ने बोला कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है कि सब पार्टीज इंडिपेंडेंटली सेम प्राइस आपको कोट करें। अब मैं अगर कोई मान लो मैंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, मैंने चार इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को बुलाया, ठीक है। मैंने बोला कि भाई मैंने सबको अलग अलग बुलाया, मैंने पहले ए को बुलाया, फिर बी को बुलाया, फिर सी को बुलाया, फिर डी को बुलाया। सबसे पूछा कि भाई तू कितने पैसे लेगा, तू कितने पैसे लेगा, तू कितने पैसे लेगा, तू कितने पैसे लेगा। तो क्या सब लोग एक ही बोलेंगे, क्या सब बोलेंगे कि मैं 1-1 लाख लूंगा? वो तो अब देखो, हर वेंडर अपना एक अलग प्रॉफिट मार्जिन रखेगा, सबका अलग अलग होता है, तो सबका प्राइस अलग अलग होता है। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि जो सारी पार्टीज आ रही है वो सेम प्राइस आपको बोल रही है, अनलेस एंड अनटिल उनका बीच में कुछ एग्रीमेंट हो रखा ऑलरेडी। अगर पहले से एबीसीडी मिलके एग्रीमेट करके आए कि भाई ये बंदा जब हमसे पूछेगा ना, तो हम इसको एक ही प्राइस बताएंगे, 1 लाख रुपए, ठीक है, तो अपने आप इसको देना पड़ेगा, है ना। तो अगर ऐसा कुछ है तो दैट इज कॉल्ड बिड रिगिंग। तो उसके लिए इन्होंने 9% ऑफ एवरेज टर्नओवर पेनल्टी लगाया था सीसीआई ने इसके ऊपर, एक्सेल कोप केयर लिमिटेड पे, ठीक है। ये केस था, है ना। अभी दूसरा और क्या था, अभी देखो जो ईस्टर्न रेलवे थी उसने कुछ बिड ऑर्गेनाइज कराई थी और टेंडर निकाले थे। तो उसमें भी फर्म्स ने क्या करा, भाई आइडेंटिकल प्राइसेस बिड करे, है ना। जैसे मतलब सिर्फ क्या था, 60 पॉइंट, मतलब मोस्टली जो लोग थे ना वो कितना बिड कर रहे थे, 66.49 से 66.51, ठीक है। अब और उनका और क्या मिला, और जो उन्होंने कवर लेटर लिखा था ना, उन्होंने जो जब वो अपना टेंडर फिल करते हैं तो टेंडर फिल के साथ एक कवर लेटर लगाता है। तो कवर लेटर सबका सेम था, 17 केसेस में 17 कंपनी सेम कवर लेटर दे रही है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, अनलेस एंड अनटिल उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट हो। तो वो एग्रीमेंट क्या था, एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट था, जिसकी वजह से बिड रिगिंग हो रही थी। तो इस पे भी इन्होंने पेनल्टी लगाई थी सीसीआई ने, ठीक है। फिर क्या होता है, वर्टिकल एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स। वर्टिकल एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट क्या होते हैं, जो डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन और चेन पे जो काम कर रही है ना कंपनी, उनके बीच में अगर कुछ अग्रीमेंट होता है, ठीक है, दैट इज वर्टिकल एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट। अब देखो एनी एग्रीमेंट अमंगस द डिफरेंट एंटरप्राइज, ठीक है, शैल बी वॉइड एग्रीमेंट। अगर वो क्या कर रहा है, देखो ये वॉइड कब होंगे एग्रीमेंट, ये वॉइड एग्रीमेंट तभी होंगे जब एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट आ रहा है ऑन कंपटीशन इन इंडिया। अगर इंडिया में इम्पैक्ट आ रहा है तो ये इलीगल हो जाएंगे। तो इसके टाइप्स क्या होते हैं, इंक्लूडिंग, मतलब ये टाइप बता रहा है कि भाई कैसे कैसे हो सकता है वर्टिकल, है ना। एक तो क्या होगा, देखो सब हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं, ये कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाता है। आपको एक केस सिनेरियो देगा कि भाई हाँ ये वाला ऐसा केस सिनेरियो है, अब इसमें बताओ कौन सा अरेंजमेंट है, टाई इन अरेंजमेंट है, एक्सक्लूसिव सप्लाई अरेंजमेंट है, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट है, या रिफ्यूजल टू डील है। तो उसमें अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कैसा अरेंजमेंट है। देखो टाई इन अरेंजमेंट क्या होता है, टाई इन अरेंजमेंट में क्या होता है कि हम बोलते हैं कि आप अगर मेरे से ये सामान खरीद रहे हो ना, तो आपको ये सामान भी खरीदना पड़ेगा, वरना मैं ये सामान बेचूंगा ही नहीं। तो टाई इन एग्रीमेंट क्या हो गया, आपने जब कोई गुड सेल करा तो उसके कंडीशन में आपने बोला कि आपको कुछ सम अदर गुड्स भी परचेज करने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड टाई इन अरेंजमेंट। एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट क्या होता है कि भाई वो जो सामने वाला आपसे परचेज कर रहा है ना, आप उसको बोलोगे मैं सामान तुझे तभी बेचूंगा जब तू सारा का सारा सामान मेरे से खरीदेगा, तो किसी और से नहीं खरीद सकता, ठीक है। तो मैंने उसको मना कर दिया, अदरवाइज डीलिंग इन एनी गुड्स अदर देन दोज ऑफ द सेलर एनी पर्सन। तो क्या बोलता है कि उसने बोला कि अगर तुझे गुड्स खरीदना है तो मेरे से खरीद, अगर मेरे से खरीदना है तो सिर्फ मेरे से खरीद, किसी और से नहीं खरीदेगा, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव सप्लाई अरेंजमेंट। तीसरा एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, ठीक है। मैंने उसको बोला कि भाई मैं जो तेरे को सामान दे रहा हूँ ना, ये सिर्फ इस मार्केट में ही बेचना है और इस बंदे को ही बेचना है, किसी और को नहीं बेचेगा तू, ठीक है। तो एग्रीमेंट टू लिमिट रेस्ट्रिक्ट और विदहोल्ड द आउटपुट ऑफ सप्लाई अलोकेट एन एरिया और मार्केट। मैंने बोला कि भाई मैं तेरे को सप्लाई तो कर रहा हूँ ये गुड, बट तुझे सिर्फ इस एरिया में ही बांटना है, दूसरे एरिया में मत बेच देना, वरना मैं तेरे को बेचूंगा नहीं। तो दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, ठीक है। रिफ्यूजल टू डील, रिफ्यूजल टू डील एग्रीमेंट कौन सा होता है, उसको बोला कि भाई तुझे मैं सामान तब बेचूंगा, इंक्लूड्स एन एग्रीमेंट व्हिच रेस्ट्रिक्ट और लाइकली टू रेस्ट्रिक्ट बाय एनी मेथड टू पर्सन whom goods are sold from whom goods are brought। तो उसको बोले, अगर हम बोले कि भाई हम उसको बोले कि अगर भाई तुझे मुझसे सेल करना है, तुझे मुझसे गुड खरीदना है, तो सिर्फ मुझसे ही खरीदेगा, किसी और से डील नहीं करेगा तू। अगर तू मेरे से गुड्स खरीदेगा तो सामने वाले उस पर्सन को नहीं बेचेगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको रिफ्यूज कर रहे हो डील करने से।
मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरे पास ए आया, बी आया, सी आया, मैंने ए और बी को बोला कि ठीक है मैं तुझे गुड्स बेच दूंगा, सी को बोला मैं नहीं बेचूंगा, तो दैट इज रिफ्यूजल टू डील, वो गलत बात है, आप हर किसी को मना नहीं कर सकते ऐसे गुड्स बेचने के लिए। देन रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस मैंने क्या बोला, मैं तेरे को गुड्स उसी कंडीशन पे बेचूंगा, अगर तू फर्दर इस गुड्स को जब बेचेगा ना तो एटलीस्ट तेरा इतना प्राइस होना चाहिए। मैंने उसको क्या करा, मैंने उसको चीनी दे दी 40 रुपए की, मैंने बोला मैं तेरे को 40 रुपए किलो चीनी दे रहा हूँ, बट ये 40 रुपए की चीनी मैं तभी दूंगा अगर तू सामने वाले को, कंज्यूमर को 50 रुपीज में बेचेगा, भले ही मार्केट में कुछ भी चल रहा हो तुझे 50 रुपीज में बेचना पड़ेगा। तो वो एक तरह से क्या कर रहा है, ऐसी कंडीशन लगा रहा है जिसके कि कंज्यूमर को ये महंगा पड़ रहा है। ठीक है, तो ये गलत बात है। तो रीसेल प्राइस मेंटेनेंस एग्रीमेंट इज ऑल्सो एंटी कम्पिटेटिव एग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट्स के टाइप हो गए, हमने नेचर पढ़ा कि कैसे कैसे एग्रीमेंट किस किस में फॉलो होंगे। समझे आप लोग? आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब ये बात करी थी हमें एंटी कम्पिटिटिव होने के लिए उसका क्या होना जरूरी है। एक तो उसका कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट होना चाहिए, दूसरा वो विद इन इंडिया होना चाहिए। ठीक है, ये सब बात आ गई। अब देखो क्या होता है, एक पिटीशन लगी थी फ्लिपकार्ट के अगेंस्ट। तो उन्होंने बोला कि भाई फ्लिपकार्ट है ना, जो फ्लिपकार्ट पे जो वेंडर्स होते हैं ना, फ्लिपकार्ट के वेंडर रजिस्टर्ड होते हैं जिससे आप माल खरीदते हो, तो उसके साथ ना इसने ऐसा एग्रीमेंट कर रखा है, उन्होंने ऐसा करा बोला। बट वो बोला कि फ्लिपकार्ट ने उसको डील करा, और उसने क्या बोला, फ्लिपकार्ट ने बोला कि हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हमसे सामान खरीदने के लिए, हम हमारे पर हमने ऑप्शन दिया है, सब्स्टिट्यूट है हमारे, किसी और से खरीद लो, आप अमेजोन से खरीद लो, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे, और जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हम कहीं भी एंटी कम्पिटिटिव नहीं है। तो ऐसा उनका मानना था। ठीक है, तो ये कैसा केस लो था। ठीक है, और क्या था देखो, एक एक केस लॉ था ओईएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग वाला। तो देखो ये केस लॉ बहुत, ये जो केस लॉ है ना ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग वाला, ये वाला केस लॉ हमेशा आता है, और ये केस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। इसमें क्या हुआ था कि भाई जो कार मैन्युफैक्चरर थे, जो बड़े बड़े, जैसे होंडा हो गया, वोक्सवैगन हो गया, फिएट हो गया, है ना, ये सब जो कार मैन्युफैक्चरर थे, ये क्या कर रहे थे, ये जब कार बेचते थे ना, तो अभी आपने कार खरीद ली, अब कार खरीदने के बाद आपको 1 साल 6 महीने बाद आपको सर्विस तो करवानी पड़ेगी, या सर्विस करानी पड़ेगी, या कोई और डिफॉल्ट आ गया तो वो डिफॉल्ट को रेक्टिफाई तो कराओगे ना। तो इन्होंने क्या करा, ये सब जो स्पेयर पार्ट, उसके लिए हमें स्पेयर पार्ट चाहिए होंगे, या फिर उसको सही करने के लिए जो डायग्नोस्टिक टूल चाहिए होंगे, तो इन्होंने वो तो करा नहीं। अब इन्होंने क्या करा, खुद के शोरूम्स खोल दिए वोक्सवैगन वगैरह ने, कि बोला कि आपको अगर ये चीजें करानी है ना तो आप हमारे शोरूम से ही कराओ। तो अगर आप उनके शोरूम पे ही करवाने वाले हो तो वो महंगा चार्ज करेंगे, आप किसी और से करवाते तो आपको सस्ता पड़ता। बट किसी और से करवाने जाओगे तो उसके पास वो स्पेयर पार्ट्स इन करके कैसे देगा। तो इसमें क्या था, इसमें उसने बोला कि भाई हम कार खरीद रहे हैं, तो हमारे कार खरीदने के साथ साथ हमें ये वाली सर्विसेज भी लेनी पड़ रही हैं। कौन कौन सी, स्पेयर पार्ट्स और डायग्नोस्टिक की, जो हम इससे नहीं लेना चाहते। हमने भले ही वोक्सवैगन की कार खरीदी है, पर हमें स्पेयर पार्ट किसी और से नहीं मिल सकता क्या, किसी और से प्रोवाइड कराओ, वहां पे कंपटीशन होना चाहिए ना। तो ऐसा मानना था। तो इसमें फिर इंडियन स्पेयर कार, तो इसमें सीसीआई ने क्या बोला था कि भाई जो इंडियन कार कार मार्केट है ना, वो स्पेयर पार्ट मार्केट से डिफरेंट है। स्पेयर पार्ट मार्केट अलग है, कार मार्केट अलग है। ठीक है, तो जो ये कार वाले ना, कार वाले क्या कर रहे हैं, अपनी डोमिनेंस है जो, इसको यूज कर रहे हैं टू डोमिनेट स्पेयर मार्केट। ठीक है, क्योंकि अभी मान लो जो मर्सिडीज है, मर्सिडीज अगर बोले कि मेरे स्पेयर पार्ट किसी के पास मिल जाएंगे ही नहीं, तो फिर वो मर्सिडीज वाले से खरीदो, बहुत महंगा पड़ता है। तो ये जो अभी इस केस पे कुछ भी डिसाइडिंग नहीं आया है। हालांकि जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इन कंपनीज के अगेंस्ट ही फैसला सुना है। इन्होंने बोला है कि जो ये कंपनीज कर रही है एंटी कम्पिटिटिव कर रही है, बट अभी भी ये मैटर जो है ना पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो ये लेट्स सी कब आता है। अब देखो, अब ये एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट की हमने बात करी, बट क्या हर एग्रीमेंट एंटी कम्पिटिटिव होता है क्या? कुछ का जेन्युइन रीजन भी हो सकता है उन एग्रीमेंट्स का। तो हमने कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट के। एक्सेप्शंस क्या है? देखो, एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट के एक्सेप्शंस क्या है? अगर वो एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट है जो कि, जिसका पर्पस क्या है, जिसका पर्पस है कि आपके जो कॉपीराइट हैं, ट्रेडमार्क है, देखो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट एक्ट, है ना, और ट्रेड एंड मर्केंटाइज मार्केट एक्ट, जो कम्युनिकेशन डिजाइन एक्ट, सेमीकंडक्टर एक्ट, इनको वॉयलेट करवाना नहीं है। तो अगर वो ऐसा एग्रीमेंट है जिसका सोनली पर्पस क्या है, जो ये वाले एक्ट्स है ना, इसके अंदर जो हमें प्रोटेक्शन दी हुई है, उस प्रोटेक्शन को कंटिन्यू करना है। ठीक है, अगर आज बोले कि भाई जैसे मर्सिडीज आए, ठीक है, मर्सिडीज बाकी कंपनीज को बोलती है कि आप मेरा लोगो नहीं यूज कर सकते।
अब अदर कंपनी ये थोड़ी आके बोल सकती है यार ये तो मेरे को लोगो ही नहीं यूज करने दे रही, ये तो एंटी कम्पिटिटिव है, नहीं ना। क्योंकि इसका प्रोटेक्शन उसको किस में अवेलेबल है, ट्रेडमार्क एक्ट में अवेलेबल है, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट एक्ट में अवेलेबल है। तो ये लोगो सिर्फ, तो मर्सिडीज का ये डिसीजन कि किसी को अपना लोगो यूज नहीं करने देना क्या है, एक ऐसा अग्रीमेंट है जो कि उसके प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के लिए है, जो कि उसको राइट्स किसमें मिले, कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, पेटेंट एक्ट वगैरह मिले हुए हैं। अगर उन राइट्स का प्रोटेक्शन ही सिर्फ उसका पर्पस है एग्रीमेंट का, तो दैट अग्रीमेंट विल नॉट बी कॉल्ड एज एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट। दूसरा क्या एक्सेप्शन है, दूसरा एक्सेप्शन जैसा मैंने डिस्कस करा था कि अगर वो एक्सक्लूसिवली एक्सपोर्ट कार्टेल है, अगर एक्सक्लूसिवली जो अग्रीमेंट है उसका इफेक्ट क्या है, सिर्फ एक्सपोर्ट्स पे आ रहा है, तो एक्सपोर्ट्स पे आ रहा है तो भाई किसको इंपैक्ट कर रहा है, आउटसाइड इंडिया। अगर वो आउटसाइड इंडिया इंपैक्ट कर रहा है, इंडिया में इंपैक्ट ही नहीं कर रहा है, तो वो एंटी कम्पिटिटिव है ही नहीं। क्योंकि हमने ऊपर बात करी थी, हम एंटी कम्पिटिटिव तभी बोलेंगे जब उसका एडवर्स इफेक्ट होगा कंपटीशन पे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उसका जो इंपैक्ट होना चाहिए, एडवर्स इफेक्ट, वो इंडिया में होना चाहिए। अब इसको तो इफेक्ट ही आउटसाइड इंडिया, क्योंकि ये तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, तो आउटसाइड इंडिया के कंज्यूमर्स को इंपैक्ट कर रहा है, तो दैट इज नॉट अ एंटी कम्पिटिटिव अग्रीमेंट। सो गाइस, नेक्स्ट इज, मैंने अभी पहला बात करा था एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट का, सेक्शन 3, ठीक है। और सेक्शन 4 क्या बोलता है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन की बात करते हैं। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन क्या होता है कि यार ये एक्ट क्या बोलता है, एक्ट बोलता है कि यार आज अगर अमेजोन ने 60% मार्केट पे अगर कंट्रोल कर रखा है, तो गलती उसकी नहीं है ना। 60% मार्केट पे उसका कंट्रोल करना, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंस, डोमिनेंट पोजीशन। ऐसी पोजीशन में आ जाना कि जिससे आपको कंपटीशन से इंपैक्ट नहीं होता, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट पोजीशन। डोमिनेंट पोजीशन क्या होता है, जहां पे आप इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे आप एक डोमिनेंट पोजीशन में आ जाते हो। तो अगर वो उस डोमिनेंट पोजीशन को आप गलत यूज कर रहे हो, अगर आप अब्यूज कर रहे हो, दैट इज प्रोहिबिटेड। आप डोमिनेंट पोजीशन में हो, वो आपकी मार्केटिंग कैपेबिलिटीज हैं, आपकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज हैं, आपकी कैपेबिलिटीज है जिसकी वजह से आप डोमिनेंस में आए। बट अगर आप उस डोमिनेंस को गलत यूज करोगे, वो हम नहीं होने देंगे। वो वहां पे कंपटीशन एक्ट रोड़ा लगा देता है। कंपटीशन एक्ट बोलता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे आपको, ठीक है। भाई क्या है कि देखो सेक्शन 4 में वही बोलता है कि देखो डोमिनेंस प्रोहिबिटेड नहीं है, डोमिनेंस आना इज योर प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, वो आपका अब्यूज करना उस डोमिनेंस को, ठीक है। अगर आज अमेजोन मोस्ट ऑफ द मार्केट को कवर कर लेता है, तो वो उसकी कैपेबिलिटीज हैं, उसको उससे हम उसको रोक नहीं सकते। बट अगर उस चीज का वो गलत फायदा उठा के महंगा माल बेचेगा, गलत माल बेचेगा, सप्लाई करेगा ऐसा, तो वो गलत है। देखो वो चीज हम होने नहीं देंगे, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, ठीक है। डोमिनेंट पोजीशन मींस क्या होता है, मैंने आपको बताया, ऐसी पोजीशन, आप ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाओ कि आपको फर्क नहीं पड़ता आपके कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं। आज अगर अमेजोन इतनी बड़ी मार्केट को कवर कर रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि क्या कंपेटिटर कर रहा है, वो अपना ऑपरेट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, ठीक है, ऑफ द कंपिटिटिव फोर्सेस, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट पोजीशन। तो आप उस मार्केट को आप पूरा हेड कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट पोजीशन, है ना। तो ये हो जाता है। अभी देखो, आगे बढ़ते हैं अपन। अब डोमिनेंट पोजीशन का पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो डोमिनेंट पोजीशन के जो फैक्टर्स है ना, कैसे पता लगेगा, वो यहाँ पता लगेगा कैसे। अगर भाई, अगर वो जो बंदा है वो अनफेयर और डिस्क्रिमिनेशनली कंडीशन और प्राइस कर रहा है, ठीक है, लाइक प्रेडेटरी प्राइस। प्रेडेटरी प्राइस क्या होता है, प्राइस चार्ज करना आपकी कॉस्ट से भी कम चार्ज करना। मतलब आपको 50 रुपए कॉस्ट आ रही है, पर 40 रुपए में माल बेच रहे हो, क्यों, क्योंकि आपको मार्केट कवर करना है, मार्केट को कवर करना है ना। तो वो बोलता है, उसे बोलते हैं प्रेडेटरी प्राइसिंग। तो अगर कोई बंदा ऐसी कंडीशन, अनफेयर और डिस्क्रिमिनेशनरी कंडीशन लगा रहा है, तो वो अब्यूज ऑफ डोमिनेशन, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में आएगा। अगर वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन को यूज करके लिमिट कर रहा है टेक्निकल और स्पेसिफिक डेवलपमेंट। अगर आज एक टेलीकॉम, जियो है, जियो अगर जियो आज, जियो ने मान लो पूरा मार्केट कवर कर लिया। अगर जियो ने पूरा मार्केट कवर कर लिया और वो मना कर दे कि मुझे 4G से आगे बढ़ना ही नहीं है, मुझे 5G को इवेल्युएट ही नहीं करना, 5G को इनोवेट ही नहीं करना, तो वो एक टेक्निकल और स्पेसिफिक डेवलपमेंट को रोक रहा है, ठीक है। दैट इज रॉन्ग, वो अपनी पोजीशन को यूज करके। अगर वो किसी और को मार्केट में एंटर नहीं होने दे रहा, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि वो कंपटीशन के अगेंस्ट है, हर किसी को राइट है कम्पीट करने का, ठीक है। तो दैट इज डिनायल ऑफ मार्केट एक्सेस। सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशंस, ठीक है। अगर मान लो सिर्फ जियो ही है आपके पास, ठीक है, जियो ही सिर्फ मार्केट में है, और जियो से आप जब डेटा खरीद रहे हो, तो वो बोल रहा है कि आपको डेटा तो खरीदना है, खरीदना है, साथ में आपको मेरे ऐप का सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ेगा। तो वो सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन लगा देना, अगर आप मेरे से रिचार्ज करवाओगे तो आपको ऐप का सब्सक्रिप्शन भी खरीदना पड़ेगा। तो वो गलत है, क्योंकि वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन का यूज कर रहा है, क्योंकि और कोई कंपनी नहीं है जिससे हम खरीद पाए डेटा। तो वो वैसा हो जाएगा, वो चीज हम अलाउ नहीं करेंगे,
ठीक है, या फिर क्या करना, अपनी इस पोजीशन को यूज करके किसी और इंडस्ट्री को यूज करना। जैसे जियो है आज, इसमें इस इंडस्ट्री में बहुत बेटर है, टेलीकॉम इंडस्ट्री में इसका डोमिनेंट पोजीशन आ जाता है। ठीक है, और बाद में ये क्या करे, ये मान लो अगर डिश टीवी वगैरह ऐसी इंडस्ट्री में घुस जाता है जो कि टेलीविजन से रिलेटेड है, ठीक है, और वहां पे अपनी पोजीशन का यूज करके गलत तरीके से करे, तो वो भी अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, बट अगर वो ऐसे मतलब प्राइस कम करना, ये सब करना है ना, ये सब कंडीशन क्या कर रहा है, वो सिर्फ कंपटीशन को बीट करने के लिए कर रहा है, कंपटीशन को बीट करने के लिए कर रहा है। तो ऐसी चीज को हम नहीं मानेंगे कि वो डिस्क्रिमिनेशनरी कंडीशन ऑफ प्राइस है। प्रेडेटरी प्राइस क्या होता है, प्रेडेटरी प्राइस इज अ प्राइस एट विच बिलो इज द कॉस्ट। ठीक है, प्रेडेटरी प्राइस मीन्स द सेल ऑफ गुड्स एट अ प्राइस विच इज बिलो द कॉस्ट, मतलब कॉस्ट से भी कम प्राइस पे अगर आप सेल कर रहे हो, तो उसका सिर्फ एक ही पर्पज है कि आप क्या करना चाह रहे हो, कंपटीशन को रिड्यूस करना चाह रहे हो, आपके कंपटीटर्स को एलिमिनेट करना चाह रहे हो, और मार्केट पे कब्जा करना चाह रहा है, तो वो हम होने नहीं देंगे। ठीक है, अब बोलते हैं कि डोमिनेशन कैसे बात करी जाए। अगर मैं आज जियो की बात करूं, जियो इंडिया में तो डोमिनेंट है, बट अगर मैं उसको बोलूं कि क्या जियो वर्ल्ड में डोमिनेंट है, नहीं है। पूरे वर्ल्ड में तो जियो का डोमिनेशन नहीं है ना, उसका इंडिया में डोमिनेशन है, बट उसका पूरे वर्ल्ड में डोमिनेशन नहीं है। ऐसे ही कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई कंपनी बेचती है, और वो उसका डोमिनेशन है पंजाब में, वो पंजाब में उसका खुला सेल करती है, बहुत सेल करती है, बहुत सेल करती है, पर बाकी कहीं पे वो उसका प्रोडक्ट बिकता नहीं है, तो उसका डोमिनेशन सिर्फ क्या हुआ, पंजाब में। तो हमें जो डोमिनेशन देखना है ना, कि उसका डोमिनेंस किस मार्केट में है, तो हमें उस रिलेवेंट मार्केट को देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो अब यहाँ पे समझेंगे हमारा डीएलएफ का केस क्या था। तो डीएलएफ क्या कर रहा था, डीएलएफ वो अपना, समझ रहे हो कौन सा वाला, डीएलएफ, गुड़गांव वाला, गुड़गांव वाला डीएलएफ, डीएलएफ इज अलीज्ड एंड फाउंड गिल्टी फॉर एंजॉइंग द डोमिनेंट पोजीशन इन द रेलेवेंट मार्केट। DLF action of cancelling allotments, forfeiting deposits, keeping buyers in the dark about the eventual shape, size, location, earnest money। ये क्या करता था, ये फ्लैट्स वगैरह बनाता था, तो उससे एडवांस में पैसे लेता था बायर से, तो कभी उसका अलॉटमेंट कैंसिल कर देना, जिसको हमने फ्लैट अलॉट किया तो उसका अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया बिना बताए, उसका जो डिपॉजिट कराया था वो फोरफिट कर लिया। तो ये सब चीजें जो कर रहा था ना, वो गलत कर रहा था, क्योंकि डीएलएफ एक बहुत बड़ा नाम था, और हर कोई उसको compete नहीं कर पा रहा था, तो जो बायर्स थे वो कुछ नहीं रह जाता था उनके पास, वो उनको मुंह लटका के वापस आना पड़ता था। तो डीएलएफ अपना जो पोजीशन था ना, वो उसको अब्यूज कर रहा था। बट क्या क्या डीएलएफ का जो डोमिनेंट पोजीशन था वो क्या पूरे इंडिया में था, नहीं, इंडिया में और भी बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, क्या डीएलएफ है क्या सिर्फ, नहीं है। बट गुड़गांव में अगर जाओगे तो डीएलएफ का सिक्का है, तो डीएलएफ डोमिनेंट पोजीशन में, तो रेलिवेंट मार्केट क्या हुई, गुड़गांव। तो उसकी जो रेलिवेंट मार्केट थी ना, अब रेलिवेंट मार्केट में बताओ, अब रेलिवेंट जियोग्राफिक मार्केट तो गुड़गांव हो गया, जियोग्राफी के हिसाब से तो उसका हरियाणा में, हरियाणा के गुड़गांव में सिक्का चलता है, बाकी सब में तो और भी बड़े बड़े बिल्डर्स हैं। तो अब रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा, रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट क्या थी, क्या थी, रेजिडेंशियल फ्लैट्स को डेवलप करना। अभी अगर आप देखोगे, रेजिडेंशियल डेवलप फ्लैट्स और कॉमर्शियल बिल्डिंग्स ये दोनों अलग अलग होती हैं, कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में बड़ा नाम होता है, कुछ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में। तो ये जो डीएलएफ था वो डेवलपमेंट ऑफ हाई एंड रेजिडेंशियल फ्लैट्स, इसमें इसका सिक्का था। ठीक है, तो इसमें इसका डिविडेंड पोजीशन था। तो हमने जब जब डीएलएफ का केस एनालाइज हो रहा था ना, तो वहां पे हमें रेलेवेंट मार्केट पता लगानी थी कि वो कहाँ पे ये सब कर रहा है। ठीक है, तो रेलेवेंट मार्केट कौन कौन सी थी अपन ने पढ़ा था, दो मार्केट होती है, एक रेलेवेंट जियोग्राफिकल मार्केट, रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट। रेलेवेंट जियोग्राफिक मार्केट कहाँ थी, जहाँ गुरुग्राम में, जहाँ पे वो ये सब बनाता था फ्लैट्स, ठीक है, और जहाँ बेचता था। ठीक है, और रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट क्या थी, जो हाई एंड रेजिडेंशियल फ्लैट्स, क्योंकि उसके वो रेजिडेंशियल फ्लैट्स ज्यादा बेचता था। ठीक है, अभी ऐसा ही बीसीसीआई, बीसीसीआई का केस था। अब जब आईपीएल की बिडिंग होती है ना, तो आईपीएल की बिडिंग होती है तो मीडिया वाले आते हैं ना। अभी जैसे कभी आप देखा होगा, सोनी, जैसे सोनी को मीडिया राइट्स मिल गए, तो सोनी ही फिर उन उन सब जो क्रिकेट मैचेस होने वाले हैं उनको लाइव करता है, लाइव स्ट्रीमिंग करता है उसकी। ठीक है, तो अभी जब ये राइट दिए गए ना, तो बीसीसीआई ने इसको क्या बोला कि हम तुम्हें ये राइट दे रहे हैं, और जब आईपीएल चल रहा होगा ना, तो आईपीएल जब चल रहा होगा तब हम कोई अदर टूर्नामेंट को अलाउ नहीं करेंगे। तो बीसीसीआई ने क्या बोला कि जब आप आईपीएल चल रहा होगा ना, आईपीएल के टाइम पे हम अदर टूर्नामेंट अलाउ नहीं करेंगे, वरना क्या होगा कि आधे जो देखने वाले लोग हैं वो आधे तो क्या देखेंगे, आईपीएल, आधे क्या देखेंगे, अदर टूर्नामेंट। तो ये सोनी बोलेगा यार मैं तुम्हें ज्यादा पैसा क्यों दूं, मतलब ये करने का।
तो इसलिए बीसीसीआई ने क्या बोला कि हम ये नहीं करने देंगे। तो तब उसने बोला था, किसने, सीसीआई ने। तो सीसीआई ने बोला कि आप गलत कर रहे हो ये चीज, आप अपनी डोमिनेंट पोजीशन, क्योंकि क्रिकेट की कंट्रोल बॉडी कौन है, बीसीसीआई, तो वो एक ही है, तो वो अपनी अब्यूज कर रही है डोमिनेंट पोजीशन को, ऐसे गलत रेस्ट्रिक्शंस लगाने पे, क्योंकि अदर टूर्नामेंट्स हो नहीं पा रहे थे, तो ये अलग गलत कंडीशन थी। ठीक है, ये एक केस था। दूसरा, अल्फाबेटिंग। अभी जो गूगल पे भी एक केस चल रहा है, गूगल पे केस क्या चल रहा है कि अभी जैसे गूगल है, गूगल में आप सर्च करते हो कोई चीज, मानो आपने सर्च किया कंपटीशन एक्ट, तो गूगल क्या करता है, आपको जो सारे सर्च रिजल्ट्स दिखाता है ना वेबसाइट्स के, उसके ऊपर एक अपना खुद का एक दिखाता है, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से उठा के उसमें डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, कि भाई लिखा होता है जैसे कंपटीशन एक्ट इज दिस 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 करके लिखा होता है ना, तो वो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से उठाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि वो उस पर्टिकुलर वेबसाइट को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, तो उस सर्च बायस के बेसिस पे गूगल पे पेनल्टी लगी हुई है। ठीक है, और उसके अगेंस्ट प्रोब चल रही है अभी तक। तो वो एक गूगल का केस पेंडिंग है कि वो अपना डोमिनेंट पोजीशन को यूज करके और उन वेबसाइट्स को ज्यादा फेवर कर रहा है। ठीक है, तो ये था, ये हमने क्या पढ़ा, एक तो एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट पढ़ा, दूसरा अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन पढ़ा। तीसरी चीज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन का सीधा सा पर्पज ये है, कंपटीशन एक्ट में कॉम्बिनेशन पे रेस्ट्रिक्शन लगाने का एक ही पर्पज है कि भाई सब लोग मिलके मोनोपोली क्रिएट करके और मार्केट को खराब नहीं करें। अगर सब लोग मिल जाएंगे मोनोपोली क्रिएट करेंगे तो मार्केट में हल्ला मचा देंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो जियो और एयरटेल मिल गए तो फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री का क्या होना है, टेलीकॉम इंडस्ट्री मोनोपोली हो जानी है। तो इसमें क्या बोलता है, कॉम्बिनेशन के कवरेज में क्या क्या आता है, बोलता है कॉम्बिनेशन को तब माना जाएगा, कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी टेकन प्लेस इफ एनी एक्विजिशन, एक्विजिशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, अगर आपने वोट शेयर्स खरीद लिए, उसके एसेट्स खरीद लिए, वोटिंग पावर्स खरीद लिए, दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन। या फिर आप क्या कर रहे हो, एक्वायरिंग ऑफ कंट्रोल बाय अ पर्सन ओवर एन एंटरप्राइज व्हेन सच पर्सन हैज ऑलरेडी डायरेक्ट और डायरेक्ट कंट्रोल ओवर। क्या हुआ, तो जैसे एक्स ने क्या करा, वाई को एक्वायर करा, और जेड का ऑलरेडी उसके पास, एक्स के पास कंट्रोल है, और वाई और जेड क्या है, आइडेंटिकल बिजनेस में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो भले ही वाई ने जेड को नहीं खरीदा, जेड ने वाई को नहीं खरीदा, बट ये एक तरह से तो मिक्स हो गए ना, तो ये हमें होने नहीं देंगे, ये वाला चीज भी क्या आ जाएगा, कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। या फिर कोई मर्जर या अमाल्गमेशन हो रहा है। ठीक है, ये तीन चीजें, या तो कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को एक्वायर कर रही है, या दोनों पार्टी मिल रहे हैं, तीसरा जो दोनों पार्टी को एक ही पार्टी ने खरीद लिया तो वो एक तरह से मर्ज हो गए, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन में क्या है, पार्टीज टू द एक्विजिशन बीइंग द, अब इसमें कब कैसे कब मानेंगे कि ये कॉम्बिनेशन हमारे कवरेज में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उसके जो ना हमें लिमिट्स दे रखे हैं, लिमिट्स दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, ये वाले लिमिट्स दे रखे हैं। पहले लिमिट्स को छोड़ते हैं और बाद में इसको रिवाइज कर दिया गया इन लिमिट्स को। ठीक है, तो इन लिमिट्स को हमें याद तो करना नहीं है, हमारे इकोनॉमिक लॉज है, हमें याद तो करना नहीं है, ये तो हमें सब मिल जाएंगे, सिर्फ हमें इंटरप्रेट करना आना चाहिए। तो इंटरप्रेट करना सीखेंगे, कैसे करना है, देखो इंटरप्रेट कैसे करना है। तो बोलता है वेर इन द पार्टीज टू द एक्विजिशन बीइंग द एक्वायरर, जो कि एक्वायर कर रहा है, एंड द एंटरप्राइज, जिसको हमने एक्वायर करा है। जैसे एक्स ने वाई को अगर एक्वायर करा, तो एक्स प्लस वाई, ठीक है, जॉइंटली अगर इंडिया में एसेट्स हैं कितने रुपए के, 2000 रुपीज के, कितने रुपीज के, दिस 2000 रुपीज, ओके। या फिर जॉइंट टर्नओवर है उनका 6000 करोड़, किस किस का, अगर एक्स ने वाई को एक्वायर करा तो एक्स और वाई दोनों का मिला के जॉइंट जो एसेट है वो 2000 करोड़ हो रही है, या फिर जॉइंट टर्नओवर 6000 करोड़ हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अच्छा, अभी क्या बोलते हैं, जो एक्स और वाई जब कंबाइन हुए, ठीक है, अगर एक्स और वाई कंबाइन हुए और उसमें से एक पार्टी आउटसाइड इंडिया थी, हम क्या पढ़ते हैं, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया इन एग्रीगेट द एसेट्स टू वैल्यू ऑफ मोर देन 500 मिलियन यूएस डॉलर, जो 500 मिलियन 1000 मिलियन डॉलर हो गया। ठीक है, तो क्या बोलता है, बोलता है कि भाई अगर उसका टोटल एसेट्स, ठीक है, कितना है, 1000 मिलियन यूएसडी आउटसाइड इंडिया है, और उसमें से जो इंडिया का ओपन है 1000 करोड़ है एटलीस्ट। तो क्या बोलना चाह रहा है, जैसे एक्स ने अगर वाई को एक्वायर करा, दोनों का मिला के अगर जॉइंट एसेट 2000 करोड़ हुआ या 6000 करोड़ हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अगर इन दोनों का एसेट मिला के आउटसाइड इंडिया और इनसाइड इंडिया सब मिला के कितना है, यूएस डॉलर 1000 मिलियन डॉलर, ठीक है, और उसमें से एटलीस्ट इंडिया में कितना है, 1000 करोड़, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा,
कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अगर उनका टोटल टर्नओवर आउटसाइड इंडिया और इनसाइड इंडिया कितना, 3000 मिलियन US डॉलर, और उसमें से कम इंडिया का कितना पार्ट है, 3000 करोड़, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो हम इन डेफिनेशन को ऐसे रीड करेंगे, कॉम्बिनेशन के कवरेज में कौन कौन सा आएगा, ठीक है। पहली बात तो ये होगी जब उसने एक्वायर करा। अब दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात होती है कि द ग्रुप टू विच द एंटरप्राइज यूज कंट्रोल शेयर एसेट ऑफ वोटिंग एक्वायर, क्या हुआ देखो, ये देखो क्या हुआ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड था, मेन ग्रुप होल्डिंग कंपनी था, ठीक है। अब इसके नीचे भी सब्सिडीज होंगी, 1, 2, 3, जितनी भी रहेंगी। अगर इस सब्सिडरी ने किसी अदर कंपनी, मान लो डीमार्ट को खरीद लिया, डीमार्ट को खरीद लिया, ठीक है, तो अब डीमार्ट जब इसमें मर्ज होगी, आइडली तो हम बोले कि एक्स और वाई इन दोनों का ही देखना चाहिए, बट आइडली तो हम देखें तो डीमार्ट रिलायंस में मर्ज हो गया ना एक तरह से सब्सिडीज के थ्रू। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई जो ग्रुप है ना, आरएल ग्रुप, जिसके अंदर जो एंटिटी मर्ज हो रही है, तो द ग्रुप टू विच द एंटरप्राइज, जिसका कंट्रोल हमने लिया है, वो मर्ज हो रही है आफ्टर एक्विजिशन, ज्वाइंटली हैव और वुड ज्वाइंटली हैव। तो अब जब आरआईएल का जो जिसमें ये मर्ज हो रही है, उसका टोटल टर्नओवर सब सब्सिडरीज डीमार्ट सब मिला के, अदर इन इंडिया द एसेट ऑफ द वैल्यू ऑफ मोर देन रुपीज 4000 करोड़ रुपीज, अगर उसका एसेट कितना है इंडिया में, 8000 करोड़ है, ठीक है, और टर्नओवर कितना है, 24,000 करोड़, तो वो कॉम्बिनेशन हो जाएगा। कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हो जाएगा। अगर उसका टोटल एसेट बेस कितना है, 4000 मिलियन US डॉलर, इंडिया और आउटसाइड इंडिया सब मिलाकर, और उसमें से कम इंडिया का पार्ट कितना है, 1000 करोड़। अब ऐसा ही 12,000 मिलियन और 3000 करोड़, ठीक है, अगर ये रहेगा तो हम उसको कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन में ले लेंगे। तो और उसके लिए जो रिस्पेक्टिव जो भी तरीका है हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो हम ये बात समझे कि कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन में कौन सा आएगा, तो हमने इन लिमिट को भी एनालाइज करने का मेथड समझा कि कैसे एनालाइज करना है, ठीक है। और क्या बोला हुआ है इसमें, बोला हुआ है कि गवर्नमेंट हर 2 साल के गैप पे देख सकता है कि भाई इन लिमिट को क्या रिवाइज करने की नीड है क्या, बेसिस ऑन होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड फ्लक्चुएशन एक्सचेंज रेट ऑफ रुपी और फॉरेन करेंसी। इन क्राइटेरिया के बेसिस पर हम देखेंगे भाई क्या ये लिमिट को चेंज करने की नीड है क्या। तो गवर्नमेंट ने अभी तक लेटेस्ट यही दे रखी है, इसके बाद कुछ चेंज नहीं आया है, ठीक है। अब ग्रुप क्या होता है, अब हमने बोला ऊपर ग्रुप बोला कि ग्रुप में एंटर हो जाएगा। अब ग्रुप क्या होता है, ग्रुप ऐसा होता है, ग्रुप होता है टू और मोर एंटरप्राइज विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर इन पोजीशन टू एक्सरसाइज एटलीस्ट 26% वोटिंग राइट्स, ठीक है। या तो वो क्या कर रहा हो, एटलीस्ट 26% वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज कर रहा हो, या फिर क्या, टू अपॉइंट मोर देन 50% ऑफ डायरेक्टर्स, और क्या, कंट्रोल द मैनेजमेंट अफेयर्स। तो तीन कंडीशंस हो गई, क्या बोल रहा है, या तो उसके पास 26% वोटिंग राइट्स हैं, या फिर 50% डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का राइट है, तीसरा वो मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। बट 5 साल के लिए गवर्नमेंट ने ये वाली कंडीशन हटा दी, कौन सी, 50% वाली, 50% वोटिंग राइट। तो अभी हमें सिर्फ क्या देखना है ग्रुप देखने के लिए, कि क्या वो 26% वोटिंग राइट्स को कंट्रोल करता है, दूसरा क्या वो मैनेजमेंट या अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा है। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो किस में फॉल हो जाएगा, ग्रुप में फॉल हो जाएगा, ग्रुप की डेफिनेशन में फॉल हो जाएगा। एक और कंडीशन था जो कि 50% ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करने के राइट के रिलेटेड था, बट उसको गवर्नमेंट ने 5 साल के लिए डेफर कर दिया है, ठीक है। वैल्यू ऑफ एसेट हम कैसे लेंगे, जो अपने ऊपर बात करी टर्नओवर एसेट की, वैल्यू ऑफ एसेट कैसे लेंगे, वैल्यू ऑफ एसेट लेंगे जो हमारा लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसमें जो अमाउंट आ रहा है उसमें अगर डेप्रिसिएशन एडजस्ट करके जो भी अमाउंट आएगा वो हम ले लेंगे एसेट्स का। बट दैट एसेट इंक्लूड्स कौन कौन सी, ब्रांड वैल्यू भी इंक्लूड होगा उसमें, गुडविल भी इंक्लूड होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब इंटेंजिबल एसेट्स भी उसमें इंक्लूड रहेंगे जो हमें एसेट्स का टोटल वैल्यू लेने वाले हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ओके। देन वो गवर्नमेंट ने कुछ उसमें नोटिफिकेशन इशू करके एग्जाम्पशंस दे रखे हैं कुछ पर्टिकुलर लोगों को, किस किस को, देखो रीजनल रूरल बैंक को बोला हुआ है कि आप 5 साल के लिए आप पे, 5 साल के लिए आप पे ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, तो आप करो। रिकॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसफर ऑफ नेशनलाइज बैंक को 10 साल के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। गैस सेक्टर की जो सेंटर पब्लिक यूनिट्स है ना, उस पर भी 5 साल के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होने वाला है, ठीक है। ये डेफर कर दिया था 2017 में। और क्या एग्जामेशन दिया हुआ है, एक और एग्जामेशन दिया हुआ है, वो बोल रहे भले ही हमने ऊपर जितनी भी कंडीशन दी है, 2,000 करोड़ की, 6,000 करोड़ की, 8,000 करोड़ की, आपकी सब कंडीशन में से मान लो सारी की सारी कंडीशन मीट कर रही है, ठीक है, और आपका कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, कि कॉम्बिनेशन तो फॉल कर रहा भैया एज पर सेक्शन 5, ठीक है, जो ऊपर जो सारी दे रखी थी। बट उन्होंने बोला अगर वो भले चाहे वो सारी कंडीशन मैच कर रही है, बट आपने जिस कंपनी को एक्वायर करा है, मान लो एक्स ने वाई को एक्वायर करा है, ठीक है, तो आपको क्या देखना है, जो टारगेट कंपनी वाई है ना, अगर वाई का
ठीक है, एसेट्स, ठीक है, इज लेस देन 350 और इक्वल्स टू 350 करोड़, ठीक है, और टर्नओवर, ठीक है, और टर्नओवर इज लेस देन 1000 करोड़ और इक्वल्स टू 1000 करोड़, ऐसा है ना, तो आप पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब भले ही आपका मान लो करोड़ 300 करोड़ टर्नओवर है, 300 करोड़ एसेट है, ठीक है, वाई का, और एक्स का है 21,000 करोड़ एसेट, तो टोटल कितना हुआ, 21,300 करोड़, विच इज मोर देन 2000 करोड़। तो आइडली तो आप पे आपका कॉम्बिनेशन अप्लाई हो जाता है, आइडली तो आपका यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो गया, बट इस एग्जेम्पशन की वजह से, जो कि बोलते हैं कि जो टारगेट कंपनी है, अगर उसका टर्नओवर और जो एसेट है वो इस कंडीशन में फॉल हो जाता है, ठीक है, तो उस पे ये कॉम्बिनेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस एग्जेम्पशन को अच्छे से समझना। देखो, ये एग्जेम्पशन यही बोलना चाह रही है कि एग्जेम्पशन बाकी सब लिमिट्स को ओवरराइड करती है अगर ये लिमिट फुलफिल हो जाती है। क्या, टारगेट कंपनी का एसेट और टर्नओवर इज नॉट मोर देन 350 करोड़ एंड 1000 करोड़ रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये बात हो जाती है। तो ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई कॉम्बिनेशन रेगुलेट कैसे करता है। तो भाई वो बोलता है कि ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन जिसका कि एडवर्स इफेक्ट आ रहा है कंपटीशन इन इंडिया में, वो वॉइड हो जाएगा। जैसा कि हमने बात करा कि अगर एयरटेल और जियो सब मिल जाएं तो वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में तो धूम मचा देंगे, ठीक है, बट कंज्यूमर्स के लिए वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कंपिटिटिव एग्रीमेंट्स, ऐसे कॉम्बिनेशंस क्या हो जाएंगे, एंटी कंपिटिटिव और वॉइड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते, एक और बात इसमें क्या बोलता है कि कभी भी कोई भी कॉम्बिनेशन हो रहा है ना, तो उसको बोर्ड रेजोल्यूशन पास होने के 30 डेज के अंदर, जो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करता है ना मर्जर और अमालगमेशन का, उसके 30 डेज के अंदर आपको क्या करना है, एक नोटिस देना है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को, जिसमें कि आप सारा डिटेल्स दोगे कि हम कॉम्बिनेशन किस किस का क्या क्या कॉम्बिनेशन करने वाले, हमारा क्या क्या पर्पज है, कितना क्या क्या डिटेल है, सब डिटेल देने वाले आप 30 डेज के अंदर ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन। ये आप पे एक कंप्लायंस लगाया गया है हर कंपनी पे जब भी आप कॉम्बिनेशन या एक्विजिशन या ऐसा कुछ करोगे, ठीक है। बट कुछ कंपनीज को ये इससे रेस्ट्रिक्शन दे रख, जो 30 डेज की लिमिट है उससे थोड़ा एग्जेम्पशन दे रखा है, ठीक है, 5 साल के लिए। बट सिर्फ वो टाइम लिमिट से एग्जेम्पशन है, बट ऐसा नहीं है कि नोटिस देना नहीं है, नोटिस देना, बट आपको जरूरी नहीं है वो 30 डेज के अंदर देना हो, ठीक है। और एक और बात, आपका नोटिस जब आप जो दोगे कमीशन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को, उसके 210 दिन तक, ठीक है, आपका वो कॉम्बिनेशन टेक प्लेस नहीं होगा। लाइक आपने अगर एक एग्रीमेंट कर लिया एक्स और वाई को मर्ज करने का, तो वो कब एप्लीकेबल होगा, 200 दिन 10 दिन कंप्लीट होने पे, 210 दिन कंप्लीट होंगे नोटिस दिए हुए, ठीक है, फ्रॉम नोटिस, तभी ये लीगली एनफोर्सेबल होगा। हावेवर अगर वो कंपटीशन कमीशन उससे पहले ही कुछ डिसीजन दे देते हैं फेवर में कि ठीक है भाई हमें इस कॉम्बिनेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर ऐसा कोई डिसीजन नहीं देते तो 210 डेज तक आप वेट करोगे, 210 डेज तक आपका ये एप्लीकेबल नहीं होगा। बट अगर 210 डेज में भी कुछ भी डिसीजन नहीं देता है सीसीआई, ठीक है, तो 210 डेज के बाद आपका अपने आप ही ये कॉम्बिनेशन मान लिया जाएगा कि आपका कॉम्बिनेशन सही है, ठीक है, आप कर सकते हो कॉम्बिनेशन। उसके बाद बोलता है कि अगर मान लो कोई बैंक है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, कोई पब्लिक फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, वेंचर कैपिटल फंड्स हैं, अगर ये किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं ड्यू टू जो लोन एग्रीमेंट्स थे, मान लो लोन एग्रीमेंट में कंडीशन थी कि अगर आपने ये लोन पे नहीं किया तो हम आपको एक्वायर कर लेंगे, ये सारे आपके वोटिंग राइट्स मेरे पास आ जाएंगे, तो ऐसे सिनेरियो में उसका पर्पस क्या है, कंपटीशन को बीट करना नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए इन लोगों को उस लफड़े से बाहर रखा है, नोटिस देने के लफड़े से। हावेवर इनको जो भी है, अगर ये ऐसा कुछ करते हैं, अगर ऐसा कुछ करते हैं तो ये सब करने के मतलब उसको एक्वायर करने के 7 दिन के अंदर अंदर उनको फॉर्म 3 में ये सारा डिटेल देना है कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या सर्कमस्टांसेस थे और क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, ठीक है। तो इनको मतलब प्रॉपर नोटिस वो वाला नहीं देना है, बट इनको फॉर्म 3 में 7 डेज के अंदर अंदर ये डिटेल्स देनी है, ठीक है। और अभी एक ग्रीन चैनल भी लाया गया है। ग्रीन चैनल क्या है, अभी देखो क्या हो रहा था कि कोई भी कंपनी अगर कंबाइन होने जाती थी तो उसको पहले कंपटीशन कमीशन को नोटिस देना पड़ता था, नोटिस देने के अंदर 210 दिन के अंदर कंपटीशन कमीशन डिसीजन देता था, अगर नहीं डिसीजन हुआ तो 210 दिन के बाद माना जाता था। पर ये सब सारी प्रोसेस डिले हो रही थी, ठीक है, 210 दिन डिले होना, 210 दिन बिजनेस की दुनिया में कम नहीं होते, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, एक ग्रीन चैनल लेके आए। ग्रीन चैनल का मतलब क्या था कि भाई अगर हम आपको क्या करेंगे, ऑटोमेटिक अप्रूवल दे देंगे,
आप हमें कॉम्बिनेशन के डिटेल दो और हम आपको अप्रूवल दे देंगे। आपको 210 दिन की वेट करने की जरूरत नहीं है। बट ये किस पे एप्लीकेबल होगा? ये एप्लीकेबल उन्हीं लोग तभी होगा जब जो दो कंपनी कंबाइन हो रही हैं, ठीक है। जैसे एक्स और वाई अगर कंबाइन हो रही है, एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई अगर कंबाइन हो रही है, तो वो किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है। मतलब ना तो इनकी प्रोसेस रिलेटेड है, ना ही इनका प्रोडक्ट रिलेटेड है। अगर वो रिलेटेड नहीं है ना, तो हम इनको एक बार के लिए डायरेक्ट अप्रूवल दे देंगे। आपको 210 दिन की वेट करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपके लिए अलग से फॉर्म है जिसमें आपको ग्रीन चैनल में आपको अप्लाई करना पड़ता है। बट वो तभी हो पाएगा जब जो कंबाइन होने वाली दो एंटिटीज हैं वो किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है, सेम मार्केट में नहीं है, सेम प्रोडक्ट में नहीं है। तो ऐसा क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं ना, लाइक रिलायंस है, रिलायंस के इतने बिजनेस है, कहीं ना कुछ अटक जाना है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए ग्रीन चैनल नहीं है। ग्रीन चैनल किसके लिए था? जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस वाले हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो उनके लिए। क्योंकि वहां पे अपने वो खतरा नहीं है कंपटीशन का। कंपटीशन को हार्म करने का खतरा वहां पे जहाँ पे दोनों सेम टाइप के बिजनेस और मिक्स हो जाए, मोनोपोली क्रिएट कर ले। बट अगर वो डिफरेंट टाइप के, तो वो मोनोपोली क्रिएट नहीं करे। ऐसे हम ग्रीन चैनल का उनको ऑप्शन दे रहे हैं जिससे कि वो प्रोसेस फास्ट हो जाए। देखो गाइज, आज हमने जो करा, ठीक है, हम कंटिन्यू करने वाले नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कंपटीशन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और वो कैसे उस पे एक्शंस लेता है जब कोई कंप्लेन आती है, ठीक है, उसमें कैसे प्रोब करी जाती है, डायरेक्टर जनरल का क्या रोल है, ठीक है, पेनल्टीज कैसे लगानी है, कितनी पेनल्टीज होंगी, ये सब सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल भी डिस्कस करने वाले हैं, ये सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं। आज हमने क्या क्या डिस्कस करा? आज हमने उन तीन कंडीशंस को डिस्कस करा जिसपे कि, जैसा कि एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट, अब्यूज ऑफ डोमिनियन पोजीशन, कॉम्बिनेशन, जिनपे की कंपटीशन एक्ट रोक लगाना चाहता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने पढ़ी, हमने सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी जो कि आपको हमेशा काम आने वाले कंपटीशन एक्ट को जब आप इंटरप्रेट करोगे। ठीक है, थैंक यू गाइज, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके सेकंड जो पार्ट आएगा उसमें हम पूरा कंपटीशन कमीशन जो बचा हुआ है वो कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और देखो, ये जो मैंने कंपटीशन कमीशन करवाया है पूरा मैंने डिटेल में करवाया, आप करें, आपका इकोनॉमिक लॉज में बहुत हेल्प करने वाला है। आपको किसी भी टाइप की कुछ भी क्वेरी होती है, आप जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप उसमें कुछ भी क्वेरी डालिए, आप मेरे को कुछ भी क्वेश्चन पूछिए। अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, आप कुछ टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं, या कुछ नई डेफिनेशंस को कवर करना चाहते हैं, आप कुछ भी नया सीखना चाहते हैं, या फिर कुछ भी आप नया टॉपिक चाहते हैं, तो आप जस्ट मेरे को डिस्क्रिप्शन में बताइए। डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक है वहां पे आप बता सकते हैं, आप कमेंट्स में बता सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आपकी वो सब चीजों को कवर किया जाए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।